heart is the number one cause of death and cancer is the second most। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो कैंसर है वो हार्ट डिजीज को पास करके नंबर 1 पे आ सकता है। कैंसर आज के दिन में एंडेमिक तो है ही ऑलरेडी, पर जैसी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो कैंसर 2050 तक ऑलमोस्ट 30% कॉज ऑफ डेथ किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में कैंसर होने वाला है। कैंसर जो होता है वो कैसे स्टार्ट होता है और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, एज अ ह्यूमन भी हमारे हाथ में जो चीजें हम उसी को एड्रेस कर सकते हैं। 5 से 10% कैंसर हेरिडिटरी होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, जैसे प्रोस्टेट होते हैं। करंट जो इंडिया का कैंसर का स्टैटिक्स है वो आप बताइए। देखिए, WHO हर 2-3 साल में हमारा डेटा रिलीज करता है हर कंट्री के लिए। तो हमारे इंडिया के लिए भी लेटेस्ट डेटा आया 2022 में। 2022 डेटा के अनुसार ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन कैंसर केसेस डायग्नोस हुए थे 2022 में, आउट ऑफ विच 9.5 लाख डेथ हुई थी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। क्या आप वो 5 चीजें बता सकते हैं कि लाइफस्टाइल में ये 5 चीजें हैं कैंसर के लिए? तो लंग कैंसर के अंदर सबसे पहले कौन से सिम्टम्स आना चालू होते हैं? लंग कैंसर में सिम्टम हमेशा लेट आते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आते हैं ड्राई कॉफ। आप बता सकते हैं कि आपने कितनी कम उम्र में आपने ब्रेस्ट कैंसर देखा है? मैंने 19 ईयर ओल्ड में देखा। So hello and welcome to Unzipping DNA with Day. And who is Day? I'm your host Dr. Arun Yogi and let's get started. In this episode, we are going to discuss about especially cancer health awareness. आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक चारण सर। अभिषेक चारण सर जो हैं उन्होंने MBBS किया, उसके बाद MD मेडिसिन किया और DM किया उन्होंने मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट अडियार से, जो इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। और अभी एज ए कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं HCG हॉस्पिटल के अंदर। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज अनजिपिंग DNA विद डे पे। वेलकम। थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच। सर, हमारे ये जो अनजिपिंग DNA विद डे जो हम पॉडकास्ट सीरीज कर रहे हैं, इसका जो मेन मोटिव है वो मोटिव है कि हम लोगों के अंदर कैंसर के लिए एक अवेयरनेस लेके आए, कैंसर के लिए लोगों को और ज़्यादा एजुकेट करें। क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों पहले एक वो देख रहा था, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है जो हर साल कैंसर के जो डेटा हैं वो रिलीज करती हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कैंसर की डेथ्स हो रही हैं एवरी ईयर, और उसकी वजह से हेल्थ केयर के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर कितना बर्डन बढ़ रहा है। तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अकॉर्डिंग लगभग 2024 के अंदर 6,12,000 जितनी मतलब पेशेंट्स थे, और हमने यदि उनके अंदर डेथ रेट्स देखें, टोटल जो केसेस थे उनमें 1700 डेथ्स पर डे हो रही थी। और हम यदि उसको कैलकुलेट करें यानी कि डिवाइड करें बाई 24, तो लगभग 70 डेथ्स पर आवर यूनाइटेड स्टेट्स में हो रही हैं। अमेरिका जिसको हम बहुत ही वेल डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, तो अभी हमारे इंडिया के अंदर क्या करंट स्टैटिक्स हैं, कितना कैंसर का बर्डन है, और आने वाले अगले 15 से 20 साल के अंदर ये किस तरीके से बढ़ने वाला है। तो एक बार आप करंट जो इंडिया का कैंसर का स्टैटिक्स हैं वो आप बताइए। देखिए, WHO हर 2-3 साल में हमारा डेटा रिलीज करता है हर कंट्री के लिए। तो हमारे इंडिया के लिए भी लेटेस्ट डेटा आया 2022 में। 2022 डेटा के अनुसार ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन कैंसर केसेस डायग्नोस हुए थे 2022 में, आउट ऑफ विच 9.5 लाख डेथ हुई थी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया में आज के दिन में कैंसर चौथा हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ है, नंबर के हिसाब से देखा जाए तो चौथे नंबर पे आता है, एज कम्पेयर टू जैसे आपने US का कोट करा या यूरोप का कोट करा। यूरोप US में तो वो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, तो वहां पे कैंसर नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है सिंस लास्ट 3 डेकेड्स। क्योंकि ये कैंसर मेनली एक वेस्टर्नाइज सोसाइटी का प्रोडक्ट है। आप जैसे जैसे आप डेवलप्ड होंगे, एडल्ट्रेशन होगा, वैसे वैसे कैंसर, तो हमारा देश जैसे प्रगति कर रहा है वैसे ही कैंसर भी हमारे देश में बढ़ रहा है। 1980 का डेटा इंडिया का देखो, 2000 का देखो, 20 का देखो, हर साल बढ़ोतरी हो रही है। लेटेस्ट हमारे पास 1.4 मिलियन है। और इंडिया में बताया जाता है इतनी रोबस्ट रिपोर्टिंग नहीं है। आपके पास कैंसर रजिस्ट्रीज होती है, स्टेट लेवल की होती है, हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्रीज होती है, अलग अलग होती है। तो इंडिया का कलेक्शन है डेटा का, वो थोड़ा अभी भी इतना अच्छा नहीं है जितना वेस्टर्नाइज्ड
सोसाइटीज में है, तो भी हमें पता लगा है कि 1.4 मिलियन है। इसका हम 3 टाइम्स मानते हैं क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग होती है इंडिया में। काफ़ी कैंसर केसेस जो टीयर 3 सिटीज़ में या गांव ढाणियों में होते हैं, वो आप PHC तक भी नहीं आते, वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाते, वो मान के ही बैठ जाते हैं कैंसर और कुछ करते ही नहीं है। तो ऐसे अंडर रिपोर्टिंग को अगर हम एक्नॉलेज करें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है इंडिया में एज कम्पेयर टू रिपोर्टेड डेटा जो कि 1.4 मिलियन है। तो कैंसर एक अपन बहुत ज़्यादा अपना एंडेमिक है आज के दिन में इंडियन सोसाइटी में, उसको एड्रेस करना जरूरी है, पॉलिसीज में एड्रेस करना जरूरी है, डायग्नोसिस जरूरी है, और उस पर आगे हमें काम करना जरूरी है। जैसा आपने बताया कि ये जो 1.4 मिलियन यानी कि लगभग 14 लाख जो केसेस का डेटा है, रोबस्ट अपने पास एक सिस्टम नहीं होने की वजह से या प्रॉपर जो हम रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं केसेस की, तो कहीं ना कहीं ये टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना जैसा नहीं है कि हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत कम है और एक्चुअल जो डिजीज बर्डन है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे मैं इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहा था, तो हार्ट इज द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। जो हमारी बॉडी में डिजीज हो रही है उनके अंदर हार्ट इज द नंबर 1 एंड कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट जो प्रिवलेंट कॉज है डेथ का, वो है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो कैंसर है वो हार्ट डिजीज को सरपास करके नंबर 1 पे आ सकता है, आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल। आज के दिन में देखा जाए तो जैसे वेस्टर्नाइज सोसाइटी में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ मैंने बताया अभी कैंसर है। अभी से नहीं है, लास्ट 30 सालों से है। इंडिया में अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बढ़ कैसे? जैसे जैसे आपके डेवलपमेंट हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी आपकी। पहले 60 थी, 63 हुई, आज 67 है, 70 होगी, 80 होगी। तो फिर कैंसर और आपका जैसे जैसे एज के साथ बढ़ना है आपका, तो हार्ट वाली जो चीजें हैं वो भी टैकल हो जाएंगी, पर कैंसर आपका विद एडवांसिंग एज आपका रिस्क बढ़ना है। तो आई थिंक एक और डेकेड ले लीजिए आप, कैंसर नंबर 1 कॉज होने वाला है डेथ का। तो कैंसर एक तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड एक एपिडेमिक होने वाला है, जैसा एक टाइम पे जितनी कोविड से डेथ हो रही थी, हो सकता है कि आज के 10 साल बाद जितनी डेथ कोविड की वजह से हुई उतनी डेथ वर्ल्ड वाइड एक साल में कैंसर से भी हो सकती है। कैंसर आज के दिन में एंडेमिक तो है ही ऑलरेडी, है ना, सोसाइटी में एंडेमिक हो चुका है। एपिडेमिक बने ना बने, वो सर्ज एकदम से कभी आएगा कभी कम हो जाएगा। तो एपिडेमिक वर्ड तो आई थिंक अभी वेट कर सकते हैं उसके लिए, पर जैसी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो कैंसर 2050 तक ऑलमोस्ट 30% कॉज ऑफ डेथ किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में कैंसर होने वाला है। आपने एक चीज और मेंशन करी कि जितने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं इंडिया में वो तो बहुत कम है, एक्चुअल केसेस से बहुत कम है। दूसरा आपने एक मेंशन किया कि जो ये डिजीज है दैट इज वेस्टर्न कंट्री की डिजीज है जो इंडिया में है। जैसा मैं देखता हूँ कि जब हम लोग स्कूल में थे या जब मैं कोटा प्रिपरेशन भी कर रहा था इन 2011, तब तक क्या होता था, हम कैंसर जो पेशेंट्स है ना उनको सिर्फ मूवीज में देखते थे कि कोई लड़की होती थी, उसकी फिल्मी स्टोरी के अंदर उस लड़की को कैंसर हो गया, फिर दिखाते थे कि वो लड़की गंजी हो गई है। मतलब उस टाइम उतना हम समझते नहीं थे। तो आज से 15-20 साल पहले यदि हम देखें तो कैंसर हम सिर्फ मूवीज में देखते थे। आज ऐसा हो गया है कि मैं अपने फैमिली के अंदर, अपने गांव में, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों के घरों में भी उस चीज को देख पा रहा हूं कि कैंसर इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा उसके आसपास कहीं ना कहीं किसी न किसी को कैंसर हो चुका होगा। आई थिंक मेरा मानना है कि हर घर में आज के दिन में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट है या अगले 10 साल में आने वाला है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा ये पेंडेमिक डिजीज है कि ये आप इससे बच ही नहीं सकते। आप चाहे कितना भी अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर ले, आप रिस्क को कम कर सकते हैं, बचना मुश्किल है। जैसे एडवांसिंग एज है आपकी, जैसे आपका एडल्ट्रेशन है सोसाइटी का, खाने का, पीने का, हर चीज का। तो जो आपने बोला कि ये एक वेस्टर्न कंट्री की डिजीज है, तो वेस्टर्न कंट्री से क्या मतलब है? क्या आप वेस्टर्न लाइफस्टाइल को बताना चाह रहे हो, या वेस्टर्न जो डाइट या हमने जो एक उनका फैमिली का कल्चर या एक इमोशनल जो भी एक सोसाइटी के अंदर होता है, वो वहाँ की सोसाइटी का एक कल्चर है लाइफस्टाइल, डाइट का और रिलेशंस का, जो हमारे इंडिया के अंदर आ रहा है और उसकी वजह से ये कैंसर हो रहे हैं? देखिए, मेरा वेस्टर्नाइजेशन से मतलब ये था कि कैंसर जैसे जैसे हमारी, एक तो वेस्टर्नाइजेशन मतलब हमारी सोसाइटी का वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। ओके।
पहले हमारी सोसाइटी में कैंसर में सर्विक्स नंबर 1 था। वो क्यों था? हाइजीनिसिटी वगैरह के कारण सर्विक्स था। जैसे जैसे हमारे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, ब्रेस्ट नंबर 1 कैंसर आज के दिन में इंडिया में ऑलमोस्ट 2.5 लाख केसेस कैंसर के ब्रेस्ट में आते हैं एक्सक्लूसिवली, जो बहुत एवरी ईयर 2.5 लाख केसेस ब्रेस्ट के आते हैं इंडिया में, जो 20 साल पहले तक नहीं होता था। पहले 20 साल पहले हमारे पास सर्विक्स था नंबर 1 को कैंसर। तो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, लेट मैरिजेस होना, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ लेट होना, हार्मोनल इशू होना, करियर प्राथमिकता होना, आप प्रोसेस खाने पे ज्यादा फोकस्ड है, आपका बाहर खाना, ये जब प्रोसेस्ड, मतलब ये पूरा वेस्टर्नाइजेशन, हम कैरियर ओरिएंटेड इतने हो गए हैं कि उस वजह से हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो गया सोसाइटी का। तो ब्रेस्ट हो गया, लंग हो गया, प्रोस्टेट हो गए, इन कैंसर, कोलोन कैंसर, इनमें सब में बढ़ोतरी पाई गई है। अलॉन्ग विद दैट हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट भी हुआ है, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हुई हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ गई है। जो बीमारियां आप पकड़ सकते थे, जिनको जैसे हार्ट है, हार्ट से आजकल इतने लोग नहीं मरते क्योंकि इतना एडवांसेस हो गए हैं उसमें कि हार्ट की बीमारी से आप बच सकते हैं, और या फिर बहुत हद तक आप उसका इलाज करके आप अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर सकते हैं। पर कैंसर में ये नहीं हो रहा है, तो उस कारण वेस्टर्नाइजेशन और बाकी चीजों पे जो फोकस हमारा है उस चीजों से ये कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये एक रीजन है। तो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को जो हम अपना रहे हैं, या वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो आप बताना चाह रहे हैं, उसकी वजह से कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो रहा है, ये तो हम मान रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या आप वो 5 चीजें बता सकते हैं कि लाइफस्टाइल में ये 5 चीजें हैं, या डाइट में ये 5 चीजें हैं जिनको आप एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल बोलते हो, जिनकी वजह से लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल में जाके वो आदतें या वो हैबिट्स, वो 5 चीजें आपको कैंसर के लिए ज्यादा रिस्क में डाल रही हैं जी। आपका उन लाइफस्टाइल और डाइट के बारे में कुछ बताइए, 5 चीजें ऐसी कि ये 5 लाइफस्टाइल या ये जो डाइट पैटर्न्स हैं ये लीड करेंगे आगे अगले 10 साल 20 साल के अंदर कैंसर को। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे कैंसर में मोस्ट रहता है टबैको कंजम्पशन। सबसे पहले स्टार्ट हुआ वेस्टर्न सोसाइटी में, फिर हमारे यहाँ पे आया खैनी, गुटखा, बीड़ी के एक ग्रामीण क्षेत्रों में ये इनका यूज होता है। पर ज्यादातर आजकल टबैको कंजप्शन और फॉर्मेट में आ रहा है। आपका सिगरेट हो गया या आपका अलग प्रकार के जो भी आपके आशीष का और ये सारे पदार्थ हो गए, ये इनका आपका सेवन बहुत बड़ा है। साथ के साथ अल्कोहल का कंजप्शन बड़ा है। तो बुरी आदतों में ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर है आपका कोई भी कैंसर करने को। तंबाकू एकमात्र ऐसी चीज है जो आपके सिर से लेके पांव तक 70 कैंसर कर सकता है, एक अकेला तंबाकू। 590 कार्सिनोजन एलिमेंट होते हैं अगर आप एक सिगरेट स्मोक करते हैं, 590। निकोटीन, आप समझते हैं कि निकोटीन कैंसर करता है, वो नहीं करता, वो एडिक्टिव है। उसके उस एक एडिक्शन, एक प्लेजर के चक्कर में हम 590 कार्सिनोजन ले रहे हैं जो हमें मोर देन 70 कैंसर कर सकते हैं। मोर देन 70 कैंसर कर। तो भाई जितने भी लोग हैं स्पेशली, और आजकल तो लड़कियां भी स्मोक करने लग गई हैं। सोसाइटी जब बढ़ती है तो सबको साथ लेके बढ़ती है, तो ये आदतें सब में प्रचलित है। साथ लेके थोड़ी बढ़ा जा रहा है, ये तो लड़कियों को साथ में गिराया जा रहा है। अच्छी आदतें और बुरी आदतें समाज में सबके साथ होती है, ये मेरा कहने का मतलब है। आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि बॉयज के लिए होती है, गर्ल्स में भी ये प्रेवलेंट है, बॉयज में भी प्रेवलेंट। नहीं, आपको ये वाला इंसिडेंट पता है क्या कि सबसे पहले जो वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो सिगरेट स्मोकिंग है उसको कैसे मार्केट किया गया था, कैसे प्रमोट किया गया था? क्योंकि उनका जो मार्केट है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर आधा मार्केट तो मेल है, आधा मार्केट फीमेल है। तो यदि कोई कंजप्शन, किसी भी चीज का कंजप्शन यदि एक्सक्लूसिवली एक जेंडर तक हो गया तो जो इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट को बना रही है उसका प्रॉफिट तो कम है। तो मतलब मुझे ये एग्जैक्टली क्यों याद आया गर्ल्स वाला, कि जब सिगरेट को उन्होंने प्रमोट किया, तो सिगरेट को उन्होंने प्रमोट किया कैसे कि जैसे एक वुमन है, एक औरत है, एड जो उन्होंने किया कि वो अपने हाथ में सिगरेट पीते हुए चल रही है और वो स्ट्रीट पे बाकी लोगों की तरह वो सिगरेट पी रही है, एंड दे वर कॉलिंग इट इंडिपेंडेंट वुमन। ये उनका एक मार्केटिंग स्टंट था कि नहीं, जो फीमेल या जो लड़की सिगरेट पी सकती है लड़कों की तरह, और यदि किसी को इससे दिक्कत हो रही है, मतलब वो मैस्कुलिन सोसाइटी है और जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, या ये जो हम सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हैं ये शो करती है कि हम एक इंडिपेंडेंट वुमन हैं। तो इसको बहुत ही गलत नैरेटिव से इंट्रोड्यूस किया गया था वुमेन्स के अंदर, और उसकी वजह से वुमेन्स में भी लंग कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ा है।
तो इस स्टोरी को तो हम हटाते हैं। आपने जो टोबैको कोज बताया, वो टोबैको एकदम बहुत बड़ा कल्प्रिट है। सबसे बड़ा कल्प्रिट तंबाकू है हमारी सोसाइटी में। उससे 70 से ज्यादा कैंसर होते हैं। कैंसर के अलावा हार्ट की बीमारी, आपके कोई भी, जैसे आप कोलेस्ट्रॉल ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, हाइपरटेंशन ले लीजिए, आर्टीरियल डिजीज, वीनस डिजीज, कुछ भी कर सकता है आपका तंबाकू। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर ही कर रहा है, कोई भी ऑर्गन अफेक्ट कर सकता है, कोई भी बीमारी कर सकता है। पैर में आपके वीनस आर्टीरियल अल्सर हो जाते हैं, वो भी स्मोकिंग से हो जाते हैं। किसी का पैर काला हो गया, किसी के हार्ट अटैक आ गया, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कुछ भी बीमारी तंबाकू कर सकती है। पर इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट या हमारी सरकारें क्यों नहीं कर रही है? उसके पीछे है आर्थिक रीजन। एक्साइज ड्यूटी आपकी, पर एक ये भी एक शोध हुआ है, WHO का शोध है, आप गूगल करिएगा और अपने श्रोताओं को भी कहिएगा, देखिएगा। 100 रुपए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्साइज ड्यूटी से कमा रही है, तो 816 रुपए का इंडियन इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, क्योंकि आपकी मैन पावर कम हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, इन दोनों की वजह से 100 रुपए की जगह 816 रुपए का नुकसान हो रहा है इंडियन इकोनॉमी को। ये WHO का पब्लिश्ड डेटा है 2017 का, गूगल पे आप करना चेक। मतलब ये जो शॉर्ट टर्म इमीडिएट गेन मेंटेलिटी है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इतना ज्यादा आपका इससे रेवेन्यू जनरेट होता है तंबाकू से, पर हम इंस्टेंट रेवेन्यू देख रहे हैं कि मैंने आज आपको बेच दिया, मेरे को 20 रुपए मिल गए एज ए टैक्स। पर ये है कि आपकी लाइफ में अफेक्ट हुआ, और आपके वर्किंग आवर्स, वर्किंग ईयर्स आपके कितने अफेक्ट हुए, उससे हमारी इकोनॉमी को कितना अफेक्ट हुआ है, वो 816 रुपए है। तो 100 रुपए पे आप 816 रुपए इकोनॉमी के नुकसान हो रहे हैं। ये 2017 का पब्लिश डेटा WHO का है। तो ये बातें हमारे श्रोताओं को बतानी है कि ये तंबाकू सेवन बहुत खराब है। आपके 80% आपके पैकेट पे लिखा हुआ होता है मत करो। 500 मीटर एरिया में, स्कूल और वगैरह में नहीं कर सकते आप स्मोक। पब्लिक प्लेसेस पे आप करें 500 रुपए फाइन होता है, कॉट पार रूल होता है। पर हम सब ये अवगत नहीं है इन चीजों से। अभी भी आप जाएं तो पब्लिक प्लेसेस पे आपको स्मोक करते लोग मिल जाएंगे। आधों को ये नहीं पता कि ये क्राइम है, आप पब्लिक स्मोक कर रहे हैं, ये क्राइम है। आपके SMS के कैंपस के आसपास कितने लोग स्मोक करते होंगे, तो इट्स अ क्राइम। तो ये अवगत कराना, नोटिस कराना, अवेयरनेस फैलाना, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है। एज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारा भी रोल है कि हम अवगत कराएं। तो रही बात गंदी आदतों में, तो ये तंबाकू सबसे फर्स्ट जो मेन कल्प्रिट है दैट इज टोबैको। यदि आपको अपनी लाइफ में कैंसर रिस्क को कम करना है, तो सबसे पहली जो चीज आप कर सकते हो वो है कि टोबैको आप अपनी लाइफ से हटाओ। तंबाकू से नो टू टोबैको। और मैं अरुण आपको बताऊं कि ये भी शोध पाया जाता है, जैसे मैं स्मोक कर रहा हूं तो मुझे 20 गुना रिस्क है। आप अगर स्मोक नहीं कर रहे हैं, आपसे 20 गुना ज्यादा रिस्क है मुझे। मैं अगर मेरी वाइफ के सामने स्मोक कर रहा हूँ तो मेरी वाइफ को 4 टाइम रिस्क है एज कम्पेयर टू यू जो नॉन पैसिव स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो हमें एड ऑन करना है। आप खुद बीमार हो रहे हैं, आप अपने परिवार को भी एक्सपोज कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को, वाइफ को, स्पाउस को, सबको एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और इससे एक कैंसर नहीं हो रहा, 70 कैंसर का रिस्क दे रहे हैं आप। तो पहला जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल में जो हम कोट कर सकते हैं दैट इज टोबैको। तंबाकू सेवन हमने जो वहां से लिया, ठीक है, हमारे ग्रामीण सोसाइटी में होता है खैनी गुटखा, जैसे मैंने बीड़ी वगैरह बताया, 300 साल से चल रहा है खैनी गुटखा। पर फिर भी जो तंबाकू कंजप्शन है, हम जो देखा देखी में है, उसको कम करना है। सेकंड, प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना, ये हमें कम से कम अवॉइड ही करते तो बेस्ट है, या तो बहुत कम कर देना चाहिए। उससे आपको क्या होता है, आपका प्रोसेस्ड फूड से आपको इतने ज्यादा कैलोरीज और शुगर और ये सब इनटेक हो रहा है कि उससे आपका कैंसर रिस्क बढ़ता है। प्रोसेस्ड रेड मीट हो गया, मीट वगैरह ले लो, या कुछ भी आप बर्गर, सैंडविच, पिज्जा, कुछ भी ले लो आप, इससे आपका डाइटरी इनबैलेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि कैंसर रिस्क आपका बढ़ता है। थर्ड क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम लोग ऑफिस 8 से 5, 10 से 5 ऑफिस जाएंगे, बैठे रहेंगे और कुछ नहीं, हमारी पेट बढ़ जाता है, हमारी फिटनेस कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इस पे भी काम करना जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए जो नेग्लेक्टेड पार्ट है हमारी सोसाइटी का। वो कुछ नहीं करेंगी, गृहिणियां हैं, वो 10 से 8 काम करेंगी, रात को सो जाएंगे, घूमना फिरना, अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना उनका नेग्लिजेंस होता है। हमारा भी है, पर उनका और ज्यादा होता है, क्योंकि हम खुद की हेल्थ पे नहीं ध्यान देते तो उनकी पे क्या दे। तो एज बीइंग
पार्टनर, एज बीइंग अ मेल कंपेनियन ऑफ फैमिली, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हमारे फीमेल पार्टनर की भी हेल्थ का ध्यान रखें। फिफ्थ ये है कि स्ट्रेस आज के दिन में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। मुझे कैरियर का होगा, किसी को हेल्थ का होगा, किसी को फाइनेंस का होगा। स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो गया है। स्ट्रेस से क्या हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। इम्यूनिटी कम हो रही है, आप इन्फेक्शन, हार्ट रिस्क, इन सब से एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम होती है ना, तो कैंसर का रिस्क बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्यों? आपके म्यूटेशन बढ़ जाते हैं। आपका जो जीन है, डीएनए है, उसमें म्यूटेशन पावर बढ़ जाती है। तो इम्यूनिटी कम होती, आपको 50 तरह के कैंसर से लेके कोई भी बीमारी हो सकती है। और वो होती क्यों इम्यूनिटी कम? स्ट्रेस की वजह से। आप कम सो रहे हैं, अच्छे से आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये सब फैक्टर ऐड ऑन होके हमारे आज के दिन में कैंसर रिस्क को बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हुई कि ये 5 चीजें हैं जो हम यदि अपनी लाइफस्टाइल में से, जिसको आप वेस्टर्न लाइफस्टाइल बोल रहे हो, उसको यदि हम रिमूव करते हैं तो हमारी कैंसर की रिस्क काफी हद तक कम हो जाती है। जीरो नहीं हो सकती है, वो हमें भी पता है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो वहां पे जीरो नहीं कर सकते, बट हम रिस्क को कम कर सकते हैं। तो आप 5 ऐसी कौन सी डाइटरी चेंजेस या लाइफस्टाइल चेंजेज आप बताएंगे कि उन 5 डाइट या लाइफस्टाइल चेंजेस को हम अडॉप्ट करें? जैसा आपने एक एक्सरसाइज बताया, या फिजिकल एक्टिविटी बताई, या स्ट्रेस को कम करें, या प्रोसेस्ड जो हम कार्बोहाइड्रेट या प्रोसेस्ड, हाईली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो हम यूज कर रहे हैं। तो क्या ऐसे 5 डाइटरी चेंजेस हैं जिनकी वजह से हम कैंसर रिस्क को हमने कम किया और हम अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? जैसे मैं हूं, अभी मैं 34 ईयर का हूं, तो यदि मुझे कैंसर से बचना है कि मुझे एट द एज ऑफ 54 64 मुझे कैंसर ना हो, क्योंकि कैंसर का जो एसोसिएशन है वो एज के साथ भी ज्यादा है, कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि वो जो एक पीक एज है 25 से 50 वाली, उसके अंदर जो आप जितनी सारी चीजें बता रहे हो ना, जो लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, हाईली प्रोसेस्ड फूड है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, ये सब चीजें आती हैं। तो 50 के बाद में या 60 के बाद में मुझे कैंसर नहीं हो, तो मुझे क्या डाइटरी चेंजेस करने चाहिए? पहला तो कोई भी मतलब जो एडोलेसेंट है उससे आपकी हैबिट डेवलपमेंट हो जाती है। आप स्मोकिंग, तंबाकू, वो सब नहीं होनी चाहिए। और यूथ में ये चरम पे होती है अपने, तो बुरी आदतें अवॉइड करनी जरूरी। फिर आते हैं अच्छी चीजें आपको क्या करनी है। सबसे पहले डाइट में आपको, आप पर्याप्त पानी पिए, 3 से 4 लीटर पानी आप जरूर लीजिए, साफ पानी, अच्छा पानी। सेकंड, आप अपने वेजिटेबल्स पे ध्यान दीजिए। आप बेरीज खाइए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स पे ध्यान दीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट ज्यादा है। आपके जैसे लेमन हो गए, जूसेस हो गए, इन सब पे जिनमें आपका न्यूट्रिशन ज्यादा हो, उस पे अपने को फोकस करना है। थर्ड, आपका जैसे आपका अनाज हो गया, मैं अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ, उनके केयर गिवर्स को भी कहता हूँ कि राइस और व्हीट, इन दोनों का इंटेक कम होना चाहिए। आप होल ग्रेन लीजिए, मल्टीग्रेन लीजिए, बेजर्ड लीजिए, ज्वार लीजिए, मेज मिक्स कीजिए, इससे आपका इंटेक अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन कंटेंट सही रहेगा, कार्बोहाइड्रेट लेवल कम रहेगा और आपका बैलेंस्ड डाइट रहेगा। तो मेनली होलिस्टिक आपको अप्रोच रखना है। हरी सब्जियां आप खाइए, बाहर का अवॉइड कीजिए खाना एज मच एज पॉसिबल। तो इस सब चीजों पे। तीसरा, मैं कहूंगा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आज के दिन में। मैं खुद बोलता हूँ पर मैं कर नहीं पाता हूँ बिजी लाइफस्टाइल की वजह से, वो मुझे भी करने की जरूरत है। जो मैं अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ, केयर गिवर को भी, 40 मिनट एक हफ्ते में एक्सरसाइज कर लो, ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, 40 मिनट्स इन अ वीक। 40 मिनट्स कोई भी अपने लिए निकाल सकता है। आप जो आपको अच्छा लगता है, मुझे बैडमिंटन लगता है, किसी को क्रिकेट लगता है, किसी को रनिंग लगता है, जो अच्छा लगता है आप 40 मिनट्स कीजिए, उससे आपका बहुत फर्क पड़ता है। या 15 मिनट डेली कीजिए। उसमें आपको चलना नहीं है, थोड़ा सा ब्रिस्क करना है, जिससे आपको पसीना है, हल्का सा हार्ट पे जोर पड़े, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। स्लीप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 6 to 8 आवर्स एक बार में सोइए आप, ठीक है। नाइट ड्यूटीज होती हैं, बीइंग आप रेजिडेंट हो, आप नाइट ड्यूटीज करते होंगे, 2 घंटा सोते होंगे, 4 घंटा, ठीक है, अभी आपका एक फेज है। आफ्टर अ पॉइंट आपको 6 to 8 आवर एक बार में आपको सोना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। साउंड स्लीप जिसमें रेम होना चाहिए, है ना, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आपको सपने आते हैं, वैसी स्लीप आपको, गहरी नींद आना चाहिए, गहरी वैसी आपको नींद लेनी चाहिए, जिससे आपके बॉडी में अच्छा आपका असर रहे। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए आपके, जिससे आपका अच्छा आउटकम हो सकता है। ये चीज से मैं ना काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, और रिलेट कर पा रहा हूँ उसका रीजन है कि 2022 में जब मैंने अपना एमडी स्टार्ट किया था, आई वॉज इन सीवियर डिप्रेशन। और उसका जो सबसे बड़ा कारण, क्योंकि एज ए
क्लिनिकल बायोकेमिस्ट और एज ए रेजिडेंट डॉक्टर इन बायोकेमिस्ट्री मैंने थोड़ा ना अपने मॉलिक्यूल्स को, अपनी बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा चेक किया। तो मैंने ना अपने सारे ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ किए, तो मेरे बॉडी के अंदर ना दो चीजें थी। एक विटामिन डी डेफिशिएंसी थी सीवियर, मतलब 15 या 14 वो था, और दूसरा जो था वो सीआरपी बड़ा बढ़ा हुआ था, जो हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर। तो मैं बड़ा आश्चर्य में था कि यार मेरे को तो कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन भी नहीं है, बट ये सीआरपी क्यों बढ़ रहा है। अब चूंकि लैब में ये सारी चीजें थी तो मैंने कर लिया। फिर मैंने विटामिन डी का बहुत ज्यादा रोल पढ़ा इम्यूनिटी में, अपनी जो बॉडी है उसके हार्मोनल और मेटाबॉलिज्म सबके रेगुलेशन में। तो मैंने जब और आर्टिकल्स रिसर्च के पढ़े तो मुझे पता चला कि जो डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन, इट इज ऑल्सो ए न्यूरॉन्स इन्फ्लामेशन। मतलब हमारे न्यूरॉन्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रखा है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसी की वजह से, वो इन्फ्लामेशन की वजह से सीआरपी बढ़ रहा है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी खुद ही लीड करती है डिप्रेशन के लिए। और मेरा जो सबसे बड़ा रीजन था इन सब चीजों के बीच में, थोड़ा हार्मोनल चेंजेस भी आने लग गए थे, कि मैं पिछले 4 साल से मेरा स्लीप साइकिल बहुत बेकार था। आई वॉज जस्ट रनिंग बिहाइंड मनी, आई वॉज डूइंग JR-शिप। मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं महीने में 20 दिन काम कर रहा हूँ कि मुझे 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए सैलरी मिल जाए। और मैं काम कर रहा हूँ तो मैं क्या रात को 12-1 बजे सो रहा हूँ, सुबह 6 बजे उठ जा रहा हूँ। मतलब जो आप बोल रहे हो ना 6 से 8 घंटे की स्लीप, मेरा सिर्फ स्लीप साइकिल डिस्टर्ब था। उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आने लग गए और उन्होंने डिप्रेशन को लीड किया। उसके बाद मैंने जब इस चीज को समझा कि जो अपना 6 to 8 आवर्स का स्लीप साइकिल है, और मॉर्निंग में जब सनराइज होता है वो ब्राइट लाइट अपनी आंखों में जाती है, उससे हमारा जो सर्केडियन रिदम है और हमारा जो हार्मोनल रेगुलेशन है वो सही होता है। ये मैंने सुना था, एक ह्यूबरमैन लैब करके एक पॉडकास्ट है, न्यूरो साइंटिस्ट हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो पॉडकास्ट जब मैंने उनका सुना, मैंने उनसे बहुत सारे नोट्स लिए और मैंने काम करना शुरू किया। अर्ली मॉर्निंग मैं सनराइज से पहले उठता, मैंने वो सनलाइट को अपनी आंखों में लेना चालू किया और मैं 6 से 8 घंटे नाइट में सोना चालू किया। इन 3 मंथ, इन जस्ट 3 मंथ मैं एक्सरसाइज भी करता था मॉर्निंग में, और मैंने जो आपने चीजें बताई 3 to 4 लीटर पानी पीना, वेजिटेबल्स खाना, वो सारी चीजें मैंने करी। एंड विद इन 3 to 4 मंथ, मतलब 90 to 100 डेज के अंदर मैं कंप्लीटली डिप्रेशन से बाहर आ गया। आई वॉज टोटली फोकस्ड, फुल एनर्जेटिक। और वो कंडीशन ऐसी थी सर कि तब मैं अपने दोस्तों को बोल रहा था कि भाई मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले चलो, आई एम नॉट एबल टू कोप अप दिस सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज आपने बताई है उसको मैंने कैंसर के लेवल पे फील नहीं किया, बट ये जो 5 चीजें आपने बताई हैं कि आप अच्छे से पानी पियो, आप सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट, एंटीऑक्सीडेंट वाले वो लो, लेग्यूम्स, आप अच्छे, हाँ लेग्यूम्स, आप अच्छी नींद लो। तो ये सारी चीजें जो है ना, इन्होंने मुझे उस डिप्रेशन से निकलने में हेल्प किया है। और एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट आप यदि ये बता रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये लाइफ का बैलेंस है। ये लाइफस्टाइल जो है ना, वो आपको कैंसर के लिए ही नहीं, आपको इमोशनली और फिजिकली एक वेलबींग बनाएगी। आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट है। और कैंसर एक दिन में नहीं होता। आप बॉडी, ये जो सारी चीजें ना सोना, टाइम से नहीं खाना, बाहर का खाना, पर्याप्त पानी नहीं पीना, अच्छी डाइट लेना, आप अपनी बॉडी को कांस्टेंट स्ट्रेस पे रख रहे हैं। आपके सेल्स को नरिशमेंट नहीं मिल रहा, आपके जो माइन्यूट से सेल्स है उनको स्ट्रेस में रख रहे हैं। तो ये कांस्टेंट स्ट्रेस है, कुछ सालों तक रहता है, तब जाके कोई कैंसर बनता है। एक दिन में कोई कुछ नहीं होता है। और बात आपकी आई, जैसे आपने कहा आप JR-शिप में इतना काम कर रहे थे, मैं ये बात मानता हूँ कि आज के दिन हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं। इतनी पॉपुलेशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, आपको बेस्ट रहना है तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। उस भागा दौड़ में लाइफ पीछे छूट जा रही है। बैलेंस बहुत जरूरी है। पैसा, ये सब, शोहरत, सब बैलेंस, आपकी एक लाइफ है वो सबसे बैलेंस तभी रहेगी जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। नहीं तो ये सब गाड़ी कोई फायदे नहीं है, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें। तो हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ, आई थिंक। मैं समझ चुका हूँ सर, और मैंने थोड़ा रेस्ट लिया बायोकेमिस्ट्री में 3 साल। जो लोग नहीं जानते मैं उनको ये भी बता दूं कि सन 2019 के अंदर
मतलब सन 2019 के अंदर सर उस टाइम पे एमडी मेडिसिन करके सीनियर रेजिडेंट थे महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, और वहीं पे मैं जेआर था जूनियर रेजिडेंट। तो वो हमारा टाइम था जब मैंने आपसे पहली बार इंटरेक्ट किया, और आपके साथ मैंने ना बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे फर्स्ट टाइम बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो बायोप्सी, लंबर पंक्चर, इंट्राथीकल वो मेथोट्रेक्सेट देना, एसाइटिक टैपिंग, प्लूरल टैपिंग। तो मतलब आपके साथ बहुत सारी चीजें, मुझे उस टाइम पे मैं स्किल्स पे फोकस था, पैसे पे फोकस था। नाउ आज हम फास्ट फॉरवर्ड यदि बात करें 5 साल बाद, तो आप डीएम ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मैं एमडी बायोकेमिस्ट्री हूँ, तो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो हम अभी जो आपने एक चीज बताई कि कैंसर इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये ऐसा नहीं है कि अभी मैंने कुछ किया और 1 घंटे बाद मुझे कैंसर हो गया, ये ऐसा नहीं है, राइट? तो जैसे हमारे हार्ट की डिजीज को डेवलप होने में सालों लगते हैं, ऐसे ही कैंसर को डेवलप होने में भी एक लंबा टाइम लगता है जी। तो अब एक बहुत बड़ा डिबेट आता है कि कैंसर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिजीज है, या कैंसर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो एक लॉन्ग टर्म में डिसरेगुलेटेड मेटाबॉलिज्म की वजह से डेवलप होता है किसी भी सेल में। तो एक बार आप बताइए कि कैंसर जो होता है वो कैसे स्टार्ट होता है और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और फिर जब प्रिवेंट नहीं कर पाए, मैक्सिमम लोग तो लेट स्टेज में आते हैं, तो हम बाद में बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो ये स्टार्ट कैसे होता है? जैसे मैं हूं, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है एकदम से किसी को पता चला कि यार तेरे तो कैंसर है, तो बड़ा एकदम से ऐसे हो जाता है कि यार, तो मैं कैसे पता करूं कि भाई ये शुरू कैसे होता है? पहले मुझे ये पता चलेगा तो मैं पता कर पाऊंगा कि मैं इसको प्रिवेंट कैसे कर सकता हूँ, या रिस्क फैक्टर्स को, कैंसर रिस्क को कम कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे हाथ में जो चीजें, हम उसी को एड्रेस कर सकते हैं। Yes. 5 से 10% कैंसर हेरिडिटरी होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, जैसे प्रोस्टेट होते हैं या पैनक्रेटिक। उसमें 5% केसेस, जैसे ब्राका 1 और 2 जर्म लाइन म्यूटेशन होता है, वो आपकी माताओं बहनों में किसी को था तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकता है, पर ऐसे केसेस मात्र 5 से 10%। 90% केसेस स्पोरेडिक होते हैं। स्पोरेडिक मतलब मेरे परिवार में मुझे हो गया और किसी से कुछ रिलेशन नहीं है। अब क्यों हो गया? 5 लोग हैं, एक जैसा खाना खा रहे हैं, सब एक जैसा, मतलब लिविंग एनवायरनमेंट सब कुछ सेम है, पर एक को ही क्यों हो गया? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम थी, उसको एक्सपोजर ज्यादा हुआ, या कोई बुरी आदतें थी जिसमें तंबाकू हुआ। तो इन आदतों से मुझे एक्सपोजर हुआ। एक 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में आ गया आपका बाहर का खाना, तंबाकू, ये सब मुझे बाहर से मिला है। इंट्रिंसिक क्या हो गया कि मेरी इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी कम होने से, इन दोनों फैक्टर के मिलने से, बाहर के फैक्टर्स डाइट और एडल्ट्रेशन और स्मोकिंग, तंबाकू, और इंट्रिंसिक आपका इम्यूनिटी कम होने, इन दोनों से आपका डीएनए में म्यूटेशन होता है। डीएनए में म्यूटेशन, मान लीजिए लंग का एग्जांपल ले लेते हैं। लंग में एक जो सबसे माइन्यूट आपका सेल है, एल्वियोलाई है, उसमें आपके म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने से फिर वो सेल जो प्रोलिफरेट करता है, एक सेल की, हर किसी का हमारे शरीर में बैलेंस होता है, वो बैलेंस गड़बड़ाता है जब आपका म्यूटेशन होता है और प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है। सेल बढ़ रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो वो अनगिनत बढ़ते रहते हैं, फिर वो आगे चल के कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को मिलने से शरीर में म्यूटेशन होता है। जो सबसे छोटे सेल होता है, कोशिका जिसे हिंदी में कहते हैं, उसमें म्यूटेशन होता है, उससे आगे चल के कैंसर हो सकता है। ये बेसिक मतलब मैकेनिज्म है, बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ये है। तो आप बेसिकली ये बताना चाह रहे हो कि जो कैंसर है वो 100% जेनेटिक भी नहीं है और 100% मेटाबॉलिक भी नहीं है। मेटाबॉलिक का बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा रोल है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, एडल्ट्रेशन बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक से आपको 1000 डिजीजेस हो सकते हैं, हार्ट से लेके हर, जैसे मैंने पहले बताया, कैंसर भी उनमें से है। जेनेटिक पार्ट कम है, मेटाबॉलिक ज्यादा है, पर दोनों का कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन है, उसी से आगे चल के आपका कैंसर। जैसा कि हम बायोकेमिस्ट्री में बोलते हैं कि एवरी जीन या डीएनए का कोई भी पार्ट जो एक्सप्रेस होता है वो एब्सोल्युटली उस डीएनए पे डिपेंड नहीं करता है। हमारा जो जीनोटाइप होता है, जीन्स और डीएनए होती हैं, वो जब इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो जेनेटिक प्लस एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है, उसके बाद फिनोटाइप बनता है। जैसे हो सकता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी हाइट बहुत लंबी है,
तो मेरी हाइट भी लंबी होगी। लेकिन मैं उनके जितना हेल्दी होऊंगा या नहीं होऊंगा ये डिपेंड करता है कि उस जेनेटिक के साथ में मुझे शुरू के 15-18 साल तक खाने को कैसा मिला है। यदि मेरी डाइट अच्छी नहीं होगी तो मेरे वो जीन का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन मुझे कभी स्कूल जाने का ही मौका नहीं मिला, तो वो शायद इंटेलिजेंस वाला जो जीन है या डीएनए है वो फुल्ली एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो आप ये बता रहे हो कि जेनेटिक रोल तो होता है, जिनके मदर फादर को मान लो कैंसर रहा है, जेनेटिक रोल मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि 5 से 10% केसेस प्योरली जेनेटिक बेसिस पे भी आपको मिल सकता है। आपका 25 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, क्योंकि माता जी को ब्रेस्ट कैंसर था, नानी को मेरे ब्रेस्ट कैंसर था, मुझे भी हो गया, या मेल में भी कई बार हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक की वजह से मेनली। पर जैसे आप देखें 2 साल के बच्चे को हो गया, उनके पेरेंट्स हेल्दी थे, उसको ब्लड कैंसर हो गया, उसको क्यों हो गया? क्योंकि आपके जेनेटिक म्यूटेशन ऐसे हुए, उससे उस बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। एक तो है जेनेटिक सिंड्रोम जो मैंने बताया ब्रेस्ट वगैरह, एक है जेनेटिक म्यूटेशन आपका, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, तो जेनेटिक जो म्यूटेशन आप बता रहे हो वो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन की वजह से है कि जो हम खा रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं। तो हमारा जो नॉर्मल डीएनए है, मेरे जनरेशन में फादर को, ग्रैंडफादर किसी को भी नहीं था, बट चूंकि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे एक्सपोजर में रह रहा हूँ, ऐसी डाइट, ऐसी लाइफस्टाइल में हूँ, जिसकी वजह से मेरे डीएनए में चेंजेज आ गए, म्यूटेशन हो गए। आपका सेल इतना स्ट्रेस में है, आपका कोशिका आपकी इतनी स्ट्रेस में है, और ज्यादातर एक्सटर्नल स्ट्रेस में है। आपका बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा है, आपका इतना एडल्ट्रेशन है, पॉल्यूशन है, उससे आपके शरीर को स्ट्रेस मिल रहा है, उससे आपके म्यूटेशन जल्दी हो रहे हैं और उससे कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। ओके, तो एक चीज हमने देखी कि कुछ कैंसर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वाले होते हैं, रिस्क फैक्टर वाले होते हैं, पेरेंट्स को हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी है, और जो यंग एज में हो जाते हैं। और दूसरा एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जिसकी वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है जो मेरा है, मतलब मैंने भी इतना ज्यादा नहीं पढ़ा, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है, वो इमोशनल डिसरेगुलेशन भी कैंसर को लीड करता है क्या? जैसे मुझे यदि गुस्सा है, घमंड है, ग्रजेस हैं, मैं बहुत ही हेट्रेट मोड में रहता हूँ, नेगेटिविटी है मेरे अंदर, मैं जेलस होता हूँ, मैं हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहता हूँ, साला मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ वाले लोग कहाँ पहुँच गए, उसने ये कर लिया। तो ये काइंड ऑफ ये जो इमोशंस हैं, जिनको हम थोड़ा नेगेटिव या एक स्ट्रेस वाले इमोशंस बोलते हैं, क्या इनकी वजह से भी कैंसर होता है? नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं हुआ है। काफी स्टडीज हुई हैं, उनमें पाया गया है कि आपकी इमोशनल स्टेटस कैसी है, आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, उसका कैंसर से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। पर हाइपोथेसिस ये बताता है कि कोई भी बीमारी हो, आपको मान लीजिए आप डिप्रेशन है, या आपको शुगर है, या हाइपरटेंशन है, कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या इवन डिप्रेशन है, या स्लीप डिप्राइव्ड हो, कुछ भी हो, उससे इनडायरेक्टली आपकी बॉडी स्ट्रेस में है। इनडायरेक्टली आपकी बॉडी स्ट्रेस में है तो उससे इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम होने से आगे चल के आपको कोई भी कैंसर हो सकता है। पर डायरेक्ट एक होता है ना, डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है, वो एक सर्किट, एक साइकिल बना लेता है, उससे एंड में आपको जरूर हो सकता है, पर डायरेक्ट एसोसिएशन किसी भी चीज में नहीं है। ना शुगर में है, मतलब डायबिटीज में है, हाइपरटेंशन में, ना आपके ये डिप्रेशन, स्ट्रेस और ये एंजाइटी, या जो भी आप कह लीजिए साइकोलॉजिकल आपके फैक्टर्स, डायरेक्ट कुछ नहीं है, इनडायरेक्टली जरूर हर चीज जाके कैंसर पे ला सकते हैं, क्योंकि बॉडी का रिदम ऐसा है, हर चीज से जुड़ी हुई है। आप स्ट्रेस लेंगे, आपकी इम्यूनिटी कम होगी, आपको 50 रोग होंगे, 50 रोग में से एक रोग कैंसर भी हो सकता है। ओके, तो हमने एक बार ये देखा कि कैंसर स्टार्ट कैसे होता है बॉडी में। अब यदि जैसा हमने पहले बताया कि जो लाइफस्टाइल और डाइट्स हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपने जेनेटिक वाला बताया, उससे मुझे एक क्वेश्चन हो रहा है कि जिन लोगों को अर्ली एज में कैंसर हो रहा है, जो आपने बताया ना, एक जेनेटिक रिस्क फैक्टर भी है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में आपने बताया, तो किसी के पेरेंट्स को है और उनका हमारे पास ऑलरेडी एक कोरिलेशन है कि माँ बाप को है तो उनको होगा, तो उस केस के अंदर हम कैसे प्रिवेंशन करें, कैसे हम अलर्ट रहें? देखिए, एक होता है एज रिलेटेड, हमारे माँ बाप अगर 70 के हैं, 80 के हैं,
और जैसे सोसाइटी में एज अगर बढ़ रही है तो वैसे ही रिस्क फैक्टर, तो एज अगर किसी की ज्यादा है, किसी के पेरेंट्स या दादा दादी इनको मैलिग्नेंसी, ऐसा नहीं है कि उनके ऑफस्प्रिंग या उनके पोता पोती में भी वो होगा, पर एक होता है कि आपका सिंड्रोमिक होता है। मान लीजिए कोई 45-50 साल की लेडी है जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उनके हम जेनेटिक जांच कराते हैं, उनका अगर पॉजिटिव आ जाता है मार्कर, फिर उनकी बच्चों को भी रिस्क है 20 से 50% की कैंसर होने का। ऐसे सिंड्रोम जरूर पाए जाते हैं, पर एडवांसिंग एज का मतलब कैंसर तो हर घर में होगा, इसका मतलब 95% केसेस जुड़े हुए नहीं है, 5% ही जेनेटिक सिंड्रोम वाले एसोसिएटेड होते हैं, 95 स्पोरेडिक है कि मतलब हो गया परिवार का, इससे बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। एडवांसिंग एज या एडल्ट्रेशन या एनवायरमेंटल फैक्टर से हुआ है, सिंड्रोम वाले केस मात्र 5% होते हैं। तो जैसे मुझे पता है, मैं अपनी लाइफस्टाइल में भी मॉडिफिकेशन कर चुका हूँ, मैं अपनी डाइट में भी मॉडिफिकेशन कर चुका हूँ। अब मैं 40 साल का हो गया, लेकिन मेरी सोसाइटी में आसपास सब चीज़ें, जैसे आपने बोला पैसिव स्मोकिंग है, जो मैं सब्जियां खरीद रहा हूँ मैं खुद तो नहीं उगा रहा हूँ, तो जो सब्जियां आ रही हैं उनमें केमिकल स्प्रे भी हो रहा है। हम गेहूं और चावल को पूरी तरीके से इरेडिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं अपने डाइट से। मैं अपने आप को कैसे प्रिवेंट करूं? क्या ऐसे कोई ब्लड टेस्ट हैं या कोई ऐसे स्कैन्स हैं जो मुझे करवाने चाहिए, जिनसे मुझे पता चले कि यार मैं कैंसर की तरफ मेरा रिस्क कितना है? इस तरीके से कुछ हम प्रिवेंशन के लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगे? देखिए, स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग करनी चाहिए। कुछ कैंसर्स जो बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है सोसाइटी में, उनके लिए स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है। एक निर्धारित एज होती है, मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर 40 ईयर ओल्ड अगर लेडी है, आपके घर में कोई माताएं बहनें या स्पाउस हैं जो 40 अबव हैं, उनका मेमोग्राम एक 3 सेकंड का एक्सरे होता है, वो करवाना चाहिए। उसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर 21 साल की उम्र से हमारा पेप स्मीयर होता है, वो आप टेस्ट कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं कोलोन कैंसर के लिए। तो ऐसे लंग कैंसर के लिए लो डोज सिटी स्कैन कर सकते हैं 55 साल की एज से। तो 5-6 जो मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर्स है उनमें आपका स्क्रीनिंग मैकेनिज्म होता है, जो बहुत छोटी सी इन्वेस्टिगेशन होती है, मिनिमल कॉस्ट पे होती है, टाइम भी कम लेती है और आपको कैंसर का रिस्क बता सकती है। और ये हमारी सोसाइटी में दुर्भाग्य की बात यह है कि इंडियन सोसाइटी में, ये भी मैं एक आपको डेटा बताना चाहूंगा, मात्र 0.5% इंडियन पॉपुलेशन स्क्रीनिंग करवाती है। 140 करोड़ लोगों में देखा जाए 0.5% इंडियन पेशेंट्स में स्टेज 4 और स्टेज 3 एडवांस कैंसर्स आते हैं 80%, स्क्रीनिंग कराते हैं 0.5%। अब कंपेयर करो आप यूएस से, यूएस में स्क्रीनिंग होती है 20% लोगों में, वहाँ पे स्टेज 1 और 2 आ जाते हैं 40%, क्योंकि स्क्रीनिंग हो रही है तो जल्दी आप कैंसर पकड़ पा रहे हो। तो कहाँ 0.5 कहाँ 20%। ठीक है, हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, पैसों की कमी है, वहाँ पे इंश्योरेंस है, अवेयरनेस है, एजुकेटेड सोसाइटी ज़्यादा है, पर इस 0.5 को हमें बढ़ाना है। यही आज हमारा मैसेज होना चाहिए कि स्क्रीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, आप अर्ली कैंसर डिटेक्ट कर लेंगे, आपका क्योर हो जाएगा, आपका ट्रीटमेंट कम होगा, आपकी लाइफ आपकी नॉर्मल हो जाएगी। इसका हमें प्रयास करना चाहिए। पर दुर्भाग्य से मेरी ओपीडी में मैं बैठता हूँ, 10 में से 8 केसेस एडवांस स्टेजेस के आते हैं, मात्र 2 होंगे अर्ली, 8 हमारे एडवांस होंगे। तो ये जो हमारा डिफरेंशिएशन है ना वेस्टर्न सोसाइटी से इंडियन सोसाइटी, इस गैप को हमें पढ़ना है। तो भाई वेस्टर्न सोसाइटी से जो आप ले सकते हो वो ये लेना है कि कैंसर के लिए एजुकेट बने और स्क्रीनिंग करवाएं, प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग पे ध्यान दें। और वेस्टर्न सोसाइटी से जो नहीं लेना है वो सर बता चुके हैं पहले कि कौन कौन सी लाइफस्टाइल और डाइट नहीं लेनी है। तो अभी हमने कैंसर के बारे में भी बात कर ली, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग या प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, आई थिंक सो, इन कैंसर। यदि हम प्रिवेंशन पे या स्क्रीनिंग पे ध्यान देते तो हम बहुत ज्यादा जो कैंसर से होने वाली डेथ्स हैं उनको कम कर सकते हैं। प्रिवेंशन में मैं एक बात कहना चाहूँगा, अदर देन द जो हमारे हाथ में क्या क्या, जैसे अब आपने एग्जांपल दिया सब्जियां कोई और मतलब उगा रहा है और आपके हाथ में नहीं है, हवा पानी हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में क्या है, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना, साफ लाइफस्टाइल फॉलो करना, जो रिस्क फैक्टर हमें पता है उसको अवॉइड करना, जो स्क्रीनिंग मैकेनिज्म बता दिए गए हैं, जैसे ब्रेस्ट में एक आपका मेमोग्राम होता है, सर्विक्स का मैंने बता दिया, लंग का बता दिया, और 3-4 कोलोनोस्कोपी, और प्रोस्टेट के लिए भी होता है। प्रोस्टेट के लिए पीएस से बताते हैं, पर वो कुछ स्टडीज बताते हैं फायदेमंद है, कुछ स्टडीज नहीं बताती हैं। एक बहुत बड़ा डेटा पब्लिश हुआ था, उसमें बताया गया था कि प्रोस्टेट कैंसर आपके लो ग्रेड कैंसर को ज्यादा पता लगाता है पीएससी के माध्यम से एज कम्पेयर टू हाई ग्रेड। तो उसकी उसका मैं अपनी ओपीडी में एडवाइस नहीं करता हूँ पीएससी, क्योंकि उसका इतना आउटकम नहीं है।
पीएसए का। कुछ लोग एडवाइस करते हैं, उनका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये रहता है कि पीएसए इतना एडवाइजेबल नहीं है। एडवांसिंग एज में आपका पीएसए बढ़ना ही है, तो आप ज़्यादा उस पर विग्रसली काम करोगे, आप लो ग्रेड वाले पकड़ लोगे, उससे कोई इतना फायदा आपका होना नहीं है। तो पीएसए वाला प्रोस्टेट वाले पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। बाकी जो है वो 4 मैंने आपको बताया। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वाइकल कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। लेडीज में ब्रेस्ट के बाद नंबर 2 पे आता है सर्वाइकल। ऑलमोस्ट 1.5 लाख केसेस आते हैं सर्वाइकल के हर साल, 1,68,000 केसेस टू बी प्रिसाइज। ब्रेस्ट कैंसर के आपने बताया 2.5 लाख है, 1,68,000 आते हैं सर्वाइकल कैंसर। 90,000 सर्वाइकल कैंसर से डेथ होती है। दो दशक पहले तक तो सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 कैंसर था, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को सिखाया जाता था कि जाके पेप स्मीयर करो, ये सब करो। हमारे 5 ईयर हेल्थ प्रोग्राम होते थे, उन सब में शामिल होता था। अभी क्या नया करा है सरकार ने, सर्वाइकल वैक्सीन आ गया है आपका, जो 10 सालों से था वेस्ट में, इंडिया में भी आ गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में प्रोवाइड कर रही है। 2 वैक्सीन होते हैं, सर्वारेक्स, गर्डासिल। वो 9 से 26 साल की बच्चियों में हमें हमेशा लगवाना चाहिए। इससे 90% रिस्क है आपका एचपीवी इन्फेक्शन नहीं होगा। एचपीवी नहीं होगा तो आपका आगे सर्वाइकल कैंसर रिस्क आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इस पे बहुत फोकस करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री में है, प्राइवेट में लगाएं तो 1,000-2,000 रुपए में लग जाता है। सेकंड, एक वैक्सीन जो ऑलरेडी जो है प्रिवेंटेबल में आता है, 2 ही आते हैं, एक तो सर्विक्स का आ गया, एक आ गया हेपेटाइटिस बी, जो आपका हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से रोकता है, आगे चल के लिवर कैंसर से आपको रोकता है। तो ये 2 प्रिवेंटेबल वैक्सीन है जो हमेशा लगवाने चाहिए बच्चों में हमेशा। आपने ये तो चीज बहुत शानदार बताई, क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो एचपीवी वैक्सीन है और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, अब ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मेमोग्राम है। एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी होता है, जिसकी वजह से यदि कोई भी वुमन और गर्ल अपनी बॉडी के लिए थोड़ा सेल्फ अवेयर रहे तो वो शायद अर्ली स्टेज में पता कर सकती है, जिससे उसका बचाव हो सकता है। तो वो भी एक प्रिवेंशन का मेथड है। देखिए, हर चीज जो हम बोलते हैं उस पे शोध है, उस पे कुछ बैकअप होना चाहिए, उस पे डेटा होना चाहिए। काफी स्टडीज में पाया गया सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या इवन फॉर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ या आप डॉक्टर, आपके पास कोई आए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या सेल्फ भी करें, नहाते वक्त करें आप, या उसमें ये पाया गया कि उसकी स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी इतनी है नहीं, तो वो गाइडलाइन में शामिल नहीं हो पाए। गाइडलाइन में क्या शामिल हो पाए? जो रिजल्ट दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है मेमोग्राम। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन गाइडलाइन का पार्ट है, पर क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छी नहीं है, सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, उसकी स्पेसिफिसिटी कम है, वो आपकी गाइडलाइन का हिस्सा नहीं बन पाया है। तो ब्रेस्ट में एक ही है आज के दिन जो एडवाइस करेगा डॉक्टर आपको प्रोफेशनल, वो है मेमोग्राम। स्क्रीनिंग मेमोग्राम करवाइए, 3 सेकंड लगते हैं, 40 साल की एज से करवाइए। उससे आपका रिस्क पकड़ने का 40% चांस है कि आप ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकते हैं अर्ली स्टेज में, और 40% आपका मोर्टेलिटी बेनिफिट है। मतलब आप 40% ब्रेस्ट कैंसर की डेथ अवॉइड कर सकते हैं। आज के दिन 1,80,000 ब्रेस्ट कैंसर की डेथ है इंडिया में, उसका 40% बताते हैं अवॉइड कर सकते हैं अगर आप स्क्रीनिंग करवा दें लेडीज की। लगभग 70,000 डेथ्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम वेस्टर्न डेटा को उठा के हम अपने में एक्स्ट्रापोलेट करके इंडिया में इम्प्लीमेंट करें। 40% ब्रेस्ट कैंसर डेथ अवॉइड हो सकती है अगर स्क्रीनिंग टाइमली हो जाए। आप बता सकते हैं हमारे जो ऑडियंस जो भी देख रही हैं कि आपने सबसे कम उम्र में, कितनी कम उम्र में आपने ब्रेस्ट कैंसर देखा है? मैंने 19 ईयर ओल्ड में देखा। 19 ईयर ओल्ड? 19 साल की, मैं जब रेजिडेंसी कर रहा था डीआर में, मैंने 19 साल की लड़की में देखा है ब्रेस्ट कैंसर। 20, 22, 25 प्रेग्नेंट लेडीज में देखा है। 88 ईयर तक की एज तक गए मैंने मेरे पेशेंट देखे। तो किसी भी एज में हो सकता है ये। तो 19 साल की एज में होना क्योंकि उसके कुछ जेनेटिक फैक्टर था, इस वजह से हुआ। कई बार बिना उसके रिलेशन के भी हो सकता है। तो जैसे जेनेटिक फैक्टर ना हो और जो आपने बताया कि लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, तो लाइफस्टाइल में हम एक चीज देख रहे हैं कि जब से हम थोड़ा इवॉल्व हो रहे हैं एज ए सोसाइटी, एज ए पर्सन, तो हमारा ये हो रहा है कि हम करियर पे ज्यादा फोकस है, हमारी शादियां लेट हो रही हैं, और शादी के साथ साथ हमारा वर्क का प्रेशर इतना ज्यादा है कि जो वुमन्स है वो ब्रेस्ट फीड भी नहीं करा रही है। शादी के बाद बच्चा हो गया तब ब्रेस्ट फीड भी नहीं करा रही है। तो एक जो डिले मैरिज है बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न लाइफस्टाइल, और फिर लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है, तो क्या ये दोनों चीजें एसोसिएटेड हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ? और ये मॉडर्न लाइफस्टाइल कैसे इम्पैक्ट कर रही है? स्पेशली जब मैं डॉक्टर्स को देखता हूँ या और भी अदर इंजीनियरिंग और आईटी प्रोफेशनल्स हैं,
तो उनकी वुमेन्स के अंदर शादी की एज मिनिमम हो ही गई है, 28 से 32 साल की उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं। और डॉक्टर्स में भी ऐसा ही है कि मिनिमम गर्ल्स 25 के बाद शादी कर रही हैं, 35-40 तक भी जा रही हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको करियर में अचीव करना है। और शादी के बाद भी जब उनको बच्चा हो रहा है तो वो काम में इतना बिजी हैं कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही। तो ये दोनों चीजें कैसे एसोसिएटेड हैं ब्रेस्ट कैंसर से, उसके बारे में एक बार आप बताइए। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर होता है क्यों? ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है लेडीज के शरीर में, वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है। अब वो बढ़ता क्यों है? अगर आपके किसी बच्ची के पीरियड्स 10 या 11 साल की एज में आ जाए, 35 साल तक लगातार उसके पीरियड्स आ रहे हैं, प्रेग्नेंट होती है तब उसके पीरियड्स रुकते हैं, तो आप 24 साल तक आप लगातार आपको ईस्ट्रोजन एक्सपोजर हुआ है, 35 साल तक की एज में आपका पहला बच्चा हुआ है, तब जाके आपके पीरियड्स रुकते हैं 10 महीने। और अगर आप लैक्टेशन करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो 1 साल और 2 साल रुकते हैं। उस 2 साल तक आपके पीरियड्स रुके हुए हैं, तो आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो गया। उसके अलावा तो आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन आपका जो फर्टिलिटी पीरियड होता है लेडी का, है ना, वो पूरे लगातार एक्सपोजर है ईस्ट्रोजन का, तो जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन एक्सपोजर होगा उतना ज्यादा रिस्क है। तो लेट चाइल्ड बर्थ, लेट मैरिज, ये आपकी वेस्टर्नाइज सोसाइटी हो गई, आपका कैरियर ड्रिवन हो गया, इससे ये सब ईस्ट्रोजन एक्सपोजर आपका बढ़ रहा है। पिल्स खा लेना आपके, तो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर बढ़ता है आपका, उस वजह से आपका ब्रेस्ट कैंसर। तो आप लेट चाइल्ड बर्थ होगा, उससे आपका एस्ट्रोजन बढ़ गया आपका, क्योंकि जब आप लैक्टेशन करेंगे, जब आप प्रेग्नेंट होंगे, तब आपका एस्ट्रोजन मिनिमम पे होता है, तब आप सेफ होते हैं। तो किसी के एक बच्चा है, किसी के 38 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ, तो 25-30 साल उनके लगातार पीरियड्स चले, 25-30 साल लगातार एस्ट्रोजन एक्सपोजर हुआ, उससे रिस्क बढ़ा उनका। ये सारे फैक्टर से आपका रिस्क बढ़ रहा है। तो टाइम पे मैरिज होना एक, तभी मेरा वो पॉइंट पहले भी था कि अपने बीच में बैलेंस होना जरूरी है। कैरियर ड्रिवन सोसाइटी में लाइफ प्लस आपकी जो भी जॉब प्रोफाइल है, प्रोफेशन, इन दोनों के बीच में बैलेंस जरूरी है। एक पे ज्यादा फोकस है कैरियर पे, लाइफ पीछे छूट जाती है। पीछे छूट के फिर वो आगे आपको पे बैक तो करना ही पड़ेगा। 5-10 सालों में आपके निकल के तो आएंगी, बीमारियों में आएंगी, या आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होगी, या जो भी होगा वो निकल के आना है। तो बैलेंस अप्रोच बहुत जरूरी है। खासकर या डॉक्टर्स में बहुत कॉमन है कि लेट मैरिजेस होना, लेट बर्थ होना, ब्रेस्ट फीड प्रॉपर्ली नहीं कर पाना, ये बहुत बड़ा है। इवन ये भी रिस्क है कि एक बच्चा और 2 बच्चे, हालांकि इट इज टोटली इंडिविजुअल्स कॉल के उन्हें कितने करते हैं, ये भी पाया गया जिसको एक बच्चा उसको ज्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू 2 बच्चा। बेसिक साइंस की भाई ईस्ट्रोजन एक वाले में कम ज्यादा एक्सपोज्ड है एज कम्पेयर टू 2। आप अगर 3 साल ब्रेस्ट फीड करते हैं, 2 साल ब्रेस्ट फीड करते हैं, आपके 3 साल तक आपके ईस्ट्रोजन नहीं निकला। मैं 6 महीने अगर ब्रेस्ट फीड करता हूँ तो 6 महीने का ही मुझे पीरियड मिला। तो जितना ज्यादा ब्रेस्ट फीड करेंगे आपका प्रोटेक्शन उतना मिलता है आपको। तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाएं, और स्पेशली लड़कियों से कि समय रहते हुए शादी करें। और यदि आपको हमारे इस पॉडकास्ट से अच्छी वैल्यू मिल रही है, कैंसर के बारे में अपडेट मिल रहा है, तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कैंसर और हेल्थ से रिलेटेड ऐसे और अपडेट्स के लिए मैं एक पॉइंट ये भी कहूंगा कि हम कैरियर में हम लेडीज को ऐसे पॉइंट आउट ना करें कि आप जल्दी शादी करें। मेल भी अपने ऐसे हो गए हैं कि वो आप उसे टारगेट कर रहे हो। आपको टारगेट नहीं कर रहा। देखिए, एक ये होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। सोसाइटी में सबको साथ लेके चलना है, बीमारियां सबको बराबर है। एक के पीछे हम ज्यादा बोझ डाल दें कि फीमेल को घर देखना है, उसको टाइम से फैमिली संभालनी है टाइम से, नहीं। एक बैलेंस अप्रोच हर लाइफ में, हर सेगमेंट में, हर फैमिली में होना चाहिए, तभी ये बैलेंस रहे। नहीं, मतलब हम साइंटिफिकली मैंने ये बात बोली है कि जो फीमेल है इज मोर डिपेंडेंट ऑन हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स का इतना ज्यादा रोल नहीं है, जैसे उनको एवरी मंथ साइक्लिक पीरियड होते हैं। पर ये कॉल कि अब शादी कब होगी, ये एक इंडिविजुअल है, यस, है ना। और उसमें फैमिली का भी रोल है, उसमें स्पाउस का भी रोल है कि कब हमें फैमिली स्टार्ट करनी है। मेल कंपेनियन का भी रोल है कि हमें फैमिली स्टार्ट कब करनी है। तो उस सब में सबका एक शेयर डिसीजन होता है। उसमें हमें फोकस करना है कि सब इस गंभीरता को समझे कि ब्रेस्ट कैंसर कितना ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्नाइजेशन पॉइंट इतना बढ़ा है। तो अपडेटेड वर्जन ये है कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करें, आप अपनी फैमिली और पर्सनल डिसीजन के अकॉर्डिंग शादी करें। जल्दबाजी नहीं है, बट हाँ, यस, एक बैलेंस जो लाइफ है, बैलेंस लाइफस्टाइल है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होती है। बिल्कुल। ओके,
तो यदि आपको हमारा पॉडकास्ट डिटेल में जानना हो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, तो हमने सर से पहले डिस्कस किया है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। एंड सेकेंड, जो ब्रेस्ट कैंसर के बाद हम बात करेंगे वैसे वो फर्स्ट नंबर पे है, दैट इज लंग कैंसर। तो आपने जैसा बताया लंग कैंसर ओवरऑल वर्ल्ड में फर्स्ट है, इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर ही नंबर। ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है लंग कैंसर, और हम बात कर रहे हैं सेकेंड नंबर पे। तो जो लंग कैंसर है उसका मेन कल्प्रिट तो है टोबैको। आपको टोबैको, आप चूइंग कर रहे हो, टोबैको स्मोकिंग कर रहे हो, या फिर अलग अलग, जैसा आपने बताया कोई बीड़ी से पी रहा है, कोई सिगरेट से पी रहा है, कोई चिल्लम में पी रहा है, कोई पाइप में पी रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो तरीके हैं उनसे अलग अलग अमाउंट बॉडी में जा रहा है। तो लंग कैंसर के अंदर सबसे पहले कौन से सिम्टम्स आना चालू होते हैं? जैसे मैक्सिमम लोग हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग करते हुए 10 साल 15 साल हो गए मान लो, तो आपने एक तो बताया प्रिवेंशन के लिए या स्क्रीनिंग के लिए हम एक लो डोज सीटी स्कैन करवा सकते हैं, लेकिन मैंने लो डोज सीटी स्कैन नहीं करवाया और मुझे पीते हुए 20 साल हो गए, और अभी कोई पर्सन एक पॉडकास्ट देख रहा है अपना, तो उसको क्या सिम्टम्स होंगे? पहला तो अगर कोई एक्टिव स्मोकर है उसको स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए। पहला पॉइंट तो हमेशा ये है, तंबाकू से नो टू टोबैको। सेकंड ये है कि अगर आप रिस्क फैक्टर में आते हैं तो आपको स्क्रीन कराना चाहिए। थर्ड आते हैं सिम्टम्स पे। लंग कैंसर में सिम्टम हमेशा लेट आते हैं, लेट आते हैं, बाय द टाइम आते हैं आप ऑलरेडी एडवांस स्टेजेस में होते हैं, थर्ड या फोर्थ में। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आते हैं ड्राई कॉफ, नंबर 1 सिम्टम है। वेट लॉस, कभी कभार हेमोप्टिसिस जिसे कहते हैं आपके ब्लड आ जाना, थूक में ब्लड आ जाना, बलगम में ब्लड आ जाना। फोर्थ आपका ये है कि आपको कई बार आपको डिस्निया हो सकता है, सांस में तकलीफ हो सकती है, आपका एपेटाइट कम हो जाना। फिर आगे एडवांस डिजीज हो गया आपके, अगर ब्रेन में पहुंच गई बीमारी तो चक्कर आना, विजन में दिक्कत होना, चलने में दिक्कत होना, कई अगर पीछे रीढ़ की हड्डी में हो गया तो दर्द होना आपको, कई बार पैरालिसिस हो जाता है पैरों का नस दबने से, स्पाइनल कॉर्ड, और डिपेंड करता है कितनी एडवांस स्टेज है उस हिसाब से। मोस्टली लंग कैंसर 90% थर्ड या फोर्थ में आते हैं इंडिया में। इंडिया में तो आपने बताया ना कि स्क्रीनिंग जो है वो बहुत कमजोर है। स्क्रीनिंग का तो छोड़ो, हमारे पास कैंसर पेशेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन का भी कोई रोबस्ट सिस्टम नहीं है। हमारी 2 तरह की रजिस्ट्री होती है, पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री होती है, हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री। तो उस रजिस्ट्री पे भी बहुत काम करना जरूरी है। 1.4 मिलियन 140 करोड़ के साथ, मतलब आप खुद समझेंगे 1%, मतलब ये कंपैरिजन ही नहीं है। 0.1 मतलब ये क्या कंपैरिजन है? कम से कम 5 to 10%। मतलब कैंसर अवेयरनेस जो है वो इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज है। शायद लोग इसीलिए नहीं करवा रहे क्योंकि वो इतने अवेयर नहीं है, या उनको इसका जो डिजीज बर्डन है या जो रिस्क है वो नहीं पता है कि अगले 10 साल 15 साल, और जैसे आपने मेंशन किया कि 2050 तक, यानी कि अगले 25 सालों के अंदर कैंसर हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो। आराम से बने, आराम से। तो कैंसर के अंदर ये जो सारे सिम्टम्स हैं और मैक्सिमम जो केसेज हैं लंग कैंसर के, वो आपके 3rd 4th स्टेज में आपके पास ओपीडी में आते हैं। बहुत ही बुरा हाल है इंडिया का। लेकिन जब वो आते हैं 3rd 4th स्टेज में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 100 लंग कैंसर के मान लो पेशेंट आए आपके पास 1 साल में, हम ऐसे एक आइडिया ले रहे हैं, तो उनमें से कितने % ऐसे कैंसर होते हैं जो 3rd 4th स्टेज में आए हैं, उसके बावजूद भी वो बच पाए हैं, अपनी लाइफ को जी पाए हैं, या उस डिजीज से फ्री हो गए हैं? ऐसा कोई केस, कोई इंसिडेंट आपको याद है? बहुत से केसेस है, बहुत से केसेस हैं। आज के दिन में एडवांस इतने हो गए हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इतनी चीजें आ गई हैं आपकी, इतनी मोडालिटीज आ गई हैं। कैंसर, लंग कैंसर में पहले जो सोचा भी नहीं जा सकता था वो आज के दिन है। 5 ईयर सर्वाइवल अप टू 30% हो गया कुछ केसेस में। तो ये बहुत बड़ा है। कुछ साल पहले, 1 दशक पहले माना जाता था 5 ईयर सर्वाइवल इज लेस देन 5%। आज के दिन में वो 30 पे आ गया कुछ केसेस में। तो बहुत एडवांसेस हो गए हैं। हमारे मिलने वाले एक, हमारा आपका भी फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है, उसके फादर को है, ही इज अ डॉक्टर ऑल्सो, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। उनके फादर अभी 1.5 साल से हैं, ही इज डूइंग वेरी गुड। तो बहुत केसेस हैं, बहुत अच्छे आउटकम है, बिकॉज एडवांसेस इतने आ गए ट्रीटमेंट में आपका कि आपका लाइफ स्पैन बढ़ गया है। तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिनमें हमको ये एडवांटेज मिलता है? कोई जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं या कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर होता है?
देखिए, बात ये होती है कि आजकल हर चीज ड्राइवर म्यूटेशन ड्रिवन है। आपके बॉडी में लंग कैंसर हुआ, आप उसका म्यूटेशन स्टडी कराएंगे एनजीएस, उसमें आपका कैंसर शुरू क्या हुआ। ड्राइवर म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि पहला कौन सा म्यूटेशन हुआ जिससे कैंसर आपका स्टार्ट हुआ। वो म्यूटेशन को आप आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ आप दवाई देते हैं तो आप पे आपका रिजल्ट आउटकम बेटर है, क्योंकि दैट इज योर फर्स्ट म्यूटेशन। उसको हिट करोगे, रिजल्ट आपका बेटर रहेगा। उसी तरीके से ये तो ड्राइवर म्यूटेशन हो गया जिस पर आप टारगेटेड थेरेपी दे सकते हो। लंग कैंसर में अप टू 30 to 40% केसेस में ड्राइवर म्यूटेशन होता है, तो आपको एक ड्रग मिल जाता है जिससे आपका आउटकम बेटर होगा। मान लीजिए आपके ड्राइवर म्यूटेशन नहीं है, तो अगर आप स्मोकर रहे हुए हैं, आपने खूब स्मोक करा है, तो स्मोकर में लंग कैंसर में पाया जाता है PDL1 एक मार्कर होता है, वो पॉजिटिव होता है। अगर वो हाई पॉजिटिव है आपका, तो आपको इम्यूनोथेरेपी एक नामक एक ड्रग होता है, वो बहुत अच्छे से आपके लिए आउटकम देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे पेशेंट्स में जिनमें PDL1 मार्कर पॉजिटिव होता है, हम उनमें इम्यूनोथेरेपी देते हैं और उसका हम बहुत अच्छा आउटकम देखते हैं। रिजल्ट अच्छा है, साइड इफेक्ट कम है और ड्यूरेबल रिस्पॉन्स मिलता है। शानदार। तो आपको लंग कैंसर के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या जांचें होती हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या PDL1 म्यूटेशन होता है, क्या इम्यूनोथेरेपी होती है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लंग कैंसर का हमने सर के साथ पहले किया है और उसको काफी लोगों ने प्यार दिया था, काफी लोगों ने उससे इनसाइट्स ली थी और हमारे पास 2 पेशेंट भी आए थे। तो जो लंग कैंसर का डिटेल वीडियो है वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देंगे, आप वहां जाके लंग कैंसर के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। एक इन सब कैंसर से ना थोड़ा डिफरेंट कैंसर है, जैसे आपने लीवर का बताया, प्रोस्टेट, कॉलन, ब्रेस्ट, लंग, या ये सब हैं, बट एक कैंसर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, जिसको हम ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, और वो एज रिलेटेड उसका थोड़ा रिवर्स है सिस्टम। जैसे ज्यादातर जो कैंसर हैं वो एक 40-50 साल की एज के बाद हो रहे हैं, बट जो ल्यूकेमिया है वो ज्यादातर बच्चों में है, यंग एज में ज्यादा होता है, एक्यूट ल्यूकेमिया जिसकी हम बात करते हैं। तो ये ल्यूकेमिया के बारे में जो बच्चे परेशान होते हैं, तो ये एक जेनेटिक जो रिस्क फैक्टर है उसकी वजह से ज्यादा है बच्चों में, या फिर बच्चे के अंदर अर्ली एज के अंदर ही ऐसे कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डिसरेगुलेशन हो रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है। देखिए, बच्चों में मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है एक्यूट ल्यूकेमिया। 70% बच्चों में होता है एक्यूट ल्यूकेमिया, ये मोस्ट कॉमन कैंसर माना जाता है। होता क्यों है? 5 से 10% होता है सिंड्रोमिक, 5 से 10% होता है आपका कोई जेनेटिक, ये जैसे चेडियक, हिगैशी, क्लिनफिल्टर, ये सब सिंड्रोम से हो सकता है। पर 80 to 90% होता है स्पोरेडिक, अपने आप हो गया। क्यों हो गया? क्यों म्यूटेशन हो गया शरीर में, उस वजह से हो गया। तो जो जेनेटिक पार्ट है वो 5 से 10% है, म्यूटेशन अपने आप हो जाना वो 80 to 90% है। बच्चों का जो ब्लड कैंसर है वो क्यूरेबल है, अप टू 80% बच्चे ठीक हो जाते हैं, पूरे ठीक हो जाते हैं। आगे चल के कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ बड़े, बहुत सक्सेस स्टोरीज है। मैंने ऐसी कोई एक स्टोरी बताओ जो बचपन में आया हो ब्लड कैंसर के साथ और फिर 10-15 साल में वो मतलब उसको कॉन्कर करके कैंसर को, और फिर वो अपनी एक अच्छी लाइफ जी रहा है। जब मैं अडियार में रेजिडेंसी कर रहा था तो हमारे फॉलोअप पेशेंट्स आते थे, एक फॉलोअप डे होता था, उस दिन सिर्फ फॉलोअप पेशेंट्स आते थे। उसमें जिसका 15 साल पहले कैंसर था, ब्लड कैंसर, उसका इलाज हुआ, कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ IPS बन गए, कुछ अलग अलग फॉरेन सर्विसेज में। इतने बढ़िया सक्सेस स्टोरीज है उनका, फिर पब्लिकेशन होता है जिससे बाकियों को मोटिवेशन मिले कि हाउ दे बिकेम अ वॉरियर एंड देन दे हाउ दे कॉन्कर दिस डिजीज। तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स है। और बच्चों के कैंसर्स, खासकर ALL वगैरह, इसमें तो बहुत अच्छा आउटकम है, बहुत अच्छा आउटकम। 80 to 90% बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे कोई आप सेलिब्रिटी का एग्जांपल दे सकते हैं क्या जिनको ऐसे कैंसर रहा हो, ब्लड कैंसर, और उन्होंने फाइट किया हो, या कोई बड़ा नाम हो इंडिया ब्लड कैंसर में? तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। मल्टीपल माइलोमा वगैरह जरूर काफी सेलिब्रिटी। मल्टीपल माइलोमा के केस का जैसे अभी एक किरण खैर जी हैं जो शो हो में दिखते हैं, डांस वाले शो है कई, उनमें काफी लोगों को मल्टीपल माइलोमा कैंसर है, वेस्ट में भी है, यहाँ पे भी है, जिसका काफी अच्छा रिजल्ट है। और युवराज सिंह एक फेमस एग्जांपल है, क्रिकेटर है, उनको एक
ब्लड कैंसर तो नहीं, उससे मिलती जुलती एक तरीके की बीमारी हम कहते हैं उसको, जर्म सेल ट्यूमर। वो जर्म सेल ट्यूमर था, उसके भी बहुत अच्छे आउटकम है। 80 to 90% लोग ठीक हो जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेज। ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, जर्म सेल ट्यूमर, ये कुछ बीमारियां आप लास्ट स्टेज में भी आए हो तो भी आप पूरे ठीक होने के आपके चांस है। तो इस पे बहुत हमें मतलब सोसाइटी को अवगत कराना है कि कैंसर ऐसा मतलब नहीं है कि आप चौथी स्टेज में आ गए तो आपका डेथ सेंटेंस है। ऐसा ये एक भ्रांति है, टैबू है। हर स्टेज में इलाज संभव है, बहुत हद तक हम ठीक कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। जहां अगर सॉलिड मैलिग्नेंसीज में 4th स्टेज में ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ तो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं, अभी आपने एक ल्यूकेमिया के साथ मेंशन किया लिम्फोमा, तो क्या लिम्फोमा में ऐसा होता है कि जो आप बता रहे हो 3rd 4th स्टेज में यदि लिम्फोमा कैंसर है तो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? बिल्कुल, लिम्फोमा तो एक बहुत सक्सेस स्टोरी है। लिम्फोमा अगर आपका वापस भी आ जाता है, आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आप कार्टी थेरेपी कर सकते हैं, जो हमने करा है हमारे सेंटर में। तो लिम्फोमा तो एक वी कैन कॉन्कर द लिम्फोमा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हर केस में जरूर पॉसिबल ना हो, पर काफी हद तक हम इस पे जीत हासिल कर सकते हैं। और लिम्फोमा ही नहीं, ल्यूकेमिया भी अगर आपका हो, अगर तो उस पे भी आपका अच्छे आउटकम है। जर्म सेल ट्यूमर हो, काफी मैलिग्नेंसीज है। ओवरी है, स्टेज 4 है। एक ओवरी का पेशेंट था, अभी मेरा नाम कोट नहीं करूंगा, स्टेज 4 आए थे, उनके लंग्स में पानी भरा हुआ था, उनको हमने पहले कीमो दिया, फिर ऑपरेट करा। अभी वो एक पिल पे है, 2 साल हो गए उन्हें, अभी बीमारी वापस नहीं आई। शी इज डूइंग सो फाइन। 4th स्टेज, पानी लंग्स में पानी भरा हुआ था, सांस भर के आई थी वो, और आज के दिन शी इज डूइंग वेरी फाइन। तो ऐसे बहुत एग्जांपल है। स्टेज 4 में भी कैंसर पे आप जीत कर हासिल कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। तो ये एक पूरी तरीके से मिथ है जिसको आपने बस्ट किया कि किसी को भी कैंसर हो गया है तो उसके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं कि कैंसर इज इक्वल टू डेथ। ये कंप्लीटली मिथ है कि यदि आप प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाते हैं, अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो आप कैंसर से बच पाएंगे। दूसरा, यदि आप एडवांस स्टेज में भी आए हैं तो एडवांस स्टेज में भी ये नहीं है कि आप मर ही जाएंगे। ल्यूकेमिया में आपने बताया अच्छे रिजल्ट्स हैं, लिम्फोमा में अच्छे रिजल्ट्स हैं, लंग कैंसर में PDL1 यदि हाई पॉजिटिव है तो उसमें रिजल्ट हैं। आपने ओवरी का एक जो बताया केस, उसमें अच्छी सर्वाइवल रेट है। जर्म सेल ट्यूमर बताया, उसमें अच्छा सर्वाइवल रेट है। मैं तो कहूंगा हर कैंसर में अच्छा सर्वाइवल है। अपने हमें पॉजिटिव रहना है। देखिए होता क्या था 1970s 80s में, जब इंडिया में फैसिलिटीज नहीं थी, उस समय कैंसर था, होता था किसी को, एक आध हॉस्पिटल होते थे, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था। उस समय ये भ्रांति शुरू हुई कि कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस। आज हम 2025 में है, बहुत एडवांसेस हो गई, बहुत हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, हर चीज का इलाज संभव है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज संभव नहीं है। टाइमली अगर डायग्नोस कर ले तो आप उसको पूरी तरह हरा भी सकते हैं। तो हमें कभी भी ट्रीटमेंट से घबराना नहीं है। मैं मेरे पेशेंट्स को भी ये कहता हूँ, उनको इश्यू होता है कि साइड इफेक्ट क्या होंगे, हमारा क्या होगा, ये होगा। हमेशा बीमारी से फिर भी थोड़ा बहुत डरो, ट्रीटमेंट से कभी मत डरो। ट्रीटमेंट हर चीज का अवेलेबल है, आपके बेटरमेंट के लिए दिया जाता है। कुछ साइड इफेक्ट होंगे जिसको हम ध्यान रख सकते हैं, उसको हम टैकल कर सकते हैं, पर आउटकम बेटर होता है अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं। डरना नहीं है। इट इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, इट इज जस्ट अ डिजीज। ट्रीट इट लाइक अ डिजीज, नॉट अ डेथ सेंटेंस। ग्रेट। मतलब आपसे बात करते करते ना तो मैं खुद इतना पॉजिटिव हो गया हूँ कि यदि मुझे भी कैंसर हो रहा होता तो मेरे अंदर भी एक नई होप जग गई। नहीं, तो आपके लिए मैं बेस्ट विशेष है, आपको ये बीमारियां ना हो ना। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी पर्सन अभी ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसको एक होप मिली है, शायद उसके घर में किसी को है और उसको होप मिली है और वो रेजोनेट कर पा रहा है कि यार शायद मुझे डॉक्टर अभिषेक चारण सर से मिलना चाहिए, मुझे उनसे कंसल्ट करना चाहिए, तो आप उन लोगों को कैसे हेल्प करते हो? मतलब जैसे कोई पर्सन आपके पास आया, जैसे आप कंसल्टेंट हैं HCG हॉस्पिटल में, तो कोई भी पर्सन आपके पास आया तो आप उसको कैसे हेल्प करते हैं, कैसे गाइड करते हैं, या आपका जो मेन वर्क है, ये तो हमने बात करी पूरी वर्ल्ड वाइड। अब एग्जैक्टली हम आते हैं कि मैं आपसे सीधा ही पूछता हूँ कि सर आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली इन हॉस्पिटल? देखिए, एज बीइंग प्रोफेशनल मेरा काम है इलाज करना। पर इलाज अगर उसके साथ अगर एम्पैथी जोड़ देते हैं आप, तो उस इलाज में रिजल्ट आपको अच्छे दिखते हैं। एक इलाज हर कोई कर सकता है, पर एम्पैथी, जब आप पेशेंट के साथ एम्पैथाइज शो करते हैं तो उसका अलग आउटकम आता है। आप उसके दर्द को समझे, आप उसके साथ एम्पैथी शो करें, बहुत फर्क पड़ता है। होप देने से मैंने बहुत अच्छे अच्छे आउटकम देखे हैं। एक
और एग्जांपल कोट करूंगा, 31 ईयर ओल्ड गर्ल है, सर्वाइकल कैंसर स्टेज 4, आज वो जाके ट्रैकिंग करती हैं, 10,000 किलोमीटर चल लेती हैं, ये करती हैं, 10,000 मीटर स्टेप चल लेती हैं, और मतलब इतना पॉजिटिव रहने से कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ओनली ऑन पिल्स, शी इज नॉट इवन ऑन IV कीमो। पॉजिटिव होप, इसका बहुत बड़ा आपके माइंड पे रिफ्लेक्ट होता है, बीमारी पे असर आता है। होप बहुत बड़ी चीज है, हमें हमारे मरीजों को पॉजिटिव रखना चाहिए। इलाज अपना काम करेगा, आप अगर पॉजिटिव देंगे, आपकी फैमिली पॉजिटिव खड़ी है आपके साथ, बहुत आपका आउटकम है बेटर। सो होप एंड एम्पैथी गिव्स कैंसर पेशेंट्स न्यू लाइफ। एग्जैक्टली। इफ इट कम्स थ्रू द योर फिजिशियन और योर ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर जो बोलता है ना, वो सबसे ज्यादा उनके लिए बड़ी बात है। जो हम बैठ के उस चेयर पे बोलते हैं, वो इम्पैक्ट जो आता है ना, एक डॉक्टर बोलता है ठीक हो जाओगे आप, हाँ, वो उस 4 लाइनों से बहुत फर्क पड़ जाता है उसको। तो अब मैं आपके प्रॉपर इस हॉस्पिटल वाले वर्क पे आता हूँ कि आप एग्जैक्टली लोगों को कीमोथेरेपी देते हैं। कैंसर के अंदर, कैंसर के ट्रीटमेंट में 3 मॉडलिटी है मेनली, जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं। एक जो होता है वो होता है सर्जरी, मतलब ऑन्को सर्जरी, हम कैंसर के जो ट्यूमर्स हैं उनकी सर्जरी करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कीमोथेरेपी, यानी कि जो कैंसर सेल्स हैं उनको खत्म करने के लिए हम एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं, जो मेनली IV होती हैं, यानी कि हम इंजेक्शन IV भी दे सकते हैं, ओरल भी, पिल्स भी आते हैं, हाँ, वो भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी लग सकता है आपके, IM भी लग सकता है, किसी भी फॉर्म। ये हम बात करेंगे आपसे। और थर्ड जो मॉडलिटी होती है दैट इज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जिनमें हम रेडिएशन देते हैं। तो सर का जो पार्ट है वो बेसिकली है मेडिसिन का, कि कैसे हम फार्मेकोलॉजिकल एक्शन से उसको कैंसर को डील करते हैं। लाइक कीमोथेरेपी आपने बोला, हम IV भी देते हैं, ओरल भी देते हैं, सबक्यूटेनियस भी देते हैं, और आप होप एंड एम्पैथी भी देते हैं। देखिए, दवाइयों के दुष्प्रभाव, हर चीज जो भी आप पानी के अलावा कुछ भी शरीर में लेंगे दुष्प्रभाव देता है आपको। Yes. आप खाना भी खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, नुकसान हर चीज में। नुकसान इतना है, फायदा इतना है आपका। नुकसान क्या हो सकता है, कभी कभार आपके छाले हो सकते हैं, उबाक आ सकती है, नौजिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, पर इन सब का टैकल करने के लिए हमारे पास दवाइयां हैं। इनसे परेशान नहीं होने देते मरीजों को। कुछ मरीज हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट, पर ज्यादातर हम साइड इफेक्ट्स को हम टैकल कर सकते हैं, हमारे पास उसके लिए मेडिकेशन है, तो उससे हमें घबराने की बात नहीं है। एक टैबू बना हुआ है कि कैंसर का इलाज बहुत आपको नुकसानदेह होता है, कैंसर से ज्यादा आपका कैंसर का इलाज आपको नुकसान करता है। ये एक भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं है। साइड इफेक्ट कुछ होते हैं, और सारे के सारे साइड इफेक्ट, मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट मैनेजेबल है। रही बात कॉस्ट पे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है। ये भी एक भ्रांति है, मैं क्लियर करना चाहूंगा। ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पे मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में अवेलेबल है। गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स है हर लेवल पे, मतलब आपकी नेशनल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, CGHS, RGHS और चिरंजीवी, भामाशाह, आपका अनगिनत आपके पास योजनाएं हैं जिससे आपका इलाज हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का हम फ्री में इलाज करते हैं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं 95% पेशेंट्स का फ्री में इलाज होता है चिरंजीवी से। ये जो कीमोथेरेपी आप स्टार्ट करते हो उस टाइम पे ना 2 बड़े क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। पहली चीज तो कि कीमोथेरेपी आप जब स्टार्ट करते हो उससे पहले हर एक ऑन्कोलॉजिस्ट एक कंफर्मेटरी टेस्ट कराता है जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं। अब वो जो बायोप्सी है, जिसको हम सुई की जांच भी बोलते हैं आम भाषा में, किसी पेशेंट को बायोप्सी करवाने के लिए बोलते हैं तो उसके मन में बड़ा नहीं एक वो बैठा हुआ है, भ्रम बैठा हुआ है कि कैंसर की जो गांठ होती है ना वो परमाणु बम की तरह होती है, कि जैसे उसके अंदर निडल डाली और वो ब्लास्ट होकर कि पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो ये इसके बारे में बताओ कि भाई आप एक तो बिना बायोप्सी के आप शायद ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करते नहीं हो, और बायोप्सी का ये जो भ्रम है ये क्या है, ये एक बार आप क्लियर करो। देखिए, एथिकली, मोरली एंड साइंटिफिकली बायोप्सी के बिना इलाज चालू करना गलत है। Yes. हर एंगल पे। पहली बात तो बायोप्सी इज अ मस्ट। सेकंड बात, बायोप्सी से कैंसर फैलता है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। हमारे गांव ढाणियों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। मैं क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बायोप्सी से कैंसर नहीं बढ़ता है। ठीक है, अगर किसी के मुंह में कैंसर है, वहां से बायोप्सी ली, तो बायोप्सी लेंगे, थोड़ा इन्फ्लेमेशन होगा, हल्की सी सूजन बढ़ जाती है कभी कभार, पेशेंट को ये लगता है मेरा कैंसर बढ़ गया। ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज को छेड़ेंगे तो हल्का सा इन्फ्लेमेशन स्वाभाविक है, बॉडी है आपके। मैं यहाँ पे अगर सुई लगाऊंगा तो मेरे भी अगर ब्लड सैंपल भी लेते हैं तो निशान हो जाता है। तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर बढ़ गया आपका। कैंसर कभी भी बायोप्सी से नहीं बढ़ता है, ये एक भ्रांति है। पर बायोप्सी आप नहीं करेंगे तो मोस्ट ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट, मोस्ट क्या मैं मानूंगा 100% ही होंगे, कोई भी आपका इलाज नहीं
करेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा और मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स नहीं कर पाएंगे। उससे हमें एक तो इलाज भी नहीं कर पाएंगे, स्पेसिफिक बीमारी पता लगती है कि प्रकार क्या है आपका। तो आपका इलाज सटीक हो उसके लिए बायोप्सी आपको चाहिए। आप ऐसे समझिए कि आप ही के लिए ये बेटर हो रहा है क्या अगर आप बायोप्सी करवाते हैं। मतलब जो बायोप्सी है, सुई की जांच है, वो कोई पेशेंट को हार्म नहीं कर रही है, वो उसके बेटर ट्रीटमेंट के लिए और स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए जरूरी है, मस्ट है, वो तो बिल्कुल मस्ट है। तो जब आप कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो ज्यादातर लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ने लग जाते हैं, वजन कम हो जाता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट हैं ये, और एक होता है ज्यादातर लोग, कुछ लोगों को मैंने देखा है जैसे किसी ने एक कीमोथेरेपी ली और उसके बाद ना उसको वॉमिटिंग इतनी ज्यादा हुई 1 दिन 2 दिन तक कि दूसरी बार जब वो जा रहा है तो उसके अंदर एक ना डर बैठ गया। तो ये कहाँ तक सही है और हम इन साइड इफेक्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं, और अब क्या कीमोथेरेपी इतने एडवांस हो गई है कि ये साइड इफेक्ट शायद इतने मैटर नहीं करते हैं, उसके बारे में एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट क्या बोलना चाहेंगे हमारे गांव और ढाणियों में बैठे हुए उन लोगों को जो इन चीजों से बड़े डरते हैं। मतलब गांव में वो लोग झाड़ फूंक के लिए चले जाएंगे, 2 महीने 6 महीने किसी बाबा जी के या मंदिर में धूने पे चले जाएंगे, लेकिन वो कीमोथेरेपी नहीं लेंगे। एक कीमोथेरेपी के बाद की नहीं, उससे तो तकलीफ होती है। तो या कुछ लोग उनको गुमराह कर देते हैं, जो लोकल ये होते हैं ना, जिनको क्वैक्स बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, तो वो लोग ना उनको गुमराह करते हैं कि कैंसर जैसा कुछ नहीं होता है, यहाँ बाबा जी के ठीक हो जाता है, वहां दोख लगा के आओ। तो इस कैंसर के साइड इफेक्ट, मतलब कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट, और इन साइड इफेक्ट के लिए हमारी ऑडियंस कैसे कंफर्टेबल हो सकती है कि वो आके डायरेक्टली ऑन्कोलॉजिस्ट से ही बात करे यदि कैंसर हो गया है, तो किसी बाबा जी के चक्कर में ना पड़े। देखिए, पहली बात तो कीमोथेरेपी से साइड इफेक्ट होता क्यों है। कीमोथेरेपी 1930 से आ रखी है, 100 साल पुरानी मोडेलिटी है। वो नॉर्मल सेल को भी मारती है, आपकी कैंसर सेल को मारेगी, साथ में नॉर्मल सेल को भी मारेगी। नॉर्मल सेल को मारेगी तो कुछ साइड इफेक्ट होगा, जैसा आपने बताया बोन मैरो सप्रेस होगा तो खून कम बनना, WBC कम होना, कई बार आपके छाले हो जाएंगे पेट में, आपके खाने की नलकी में, तो आपके वॉमिटिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। ये थोड़े नॉर्मल साइड इफेक्ट होंगे। आज के दिन में एडवांसेस इतने हो गए, हर चीज को टैकल करा जा सकता है, 0 या मिनिमम पे हम ला सकते हैं, कम से कम साइड इफेक्ट्स हो। और जो एक आप बता रहे हैं कि मेरे पहले उल्टी हुई, तो एंटिसिपेटरी इमेसिस कहते हैं कि मेरे को डर से ही उल्टी का मन होगा, उसके लिए भी प्रोफिलैक्सिस अवेलेबल है, वो दिया जा सकता है। साइड इफेक्ट आज के दिन में बड़ी बात नहीं है, उसको अच्छे से अगर मैनेज करें आप, तो आप मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट को टैकल कर सकते हैं। आप ये घबराने की बात नहीं है, ट्रीटमेंट से कभी भी नहीं घबराना है। बीमारी से डरो, ट्रीटमेंट से मत डरो। मतलब गांव में जितना कंफर्टेबली लोग वो ग्लूकोज की बोतल चढ़वाते हैं, उतना कंफर्टेबली कीमोथेरेपी ले सकते हैं। देखिए, गांव के लोग क्या, शहर के लोग भी आके बोलते हैं, मेरे को लोग ऐसे भी पूछते हैं, सर हमें कीमो लगेगा तो पेन होगा क्या? मैंने कहा ग्लूकोज बॉटल है, उसमें ड्रग मिक्स होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो भ्रांतियां, मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू रियल इन्फॉर्मेशन, ये मैं कहना चाहूंगा। और ऐसा कुछ नहीं है, हवा ज्यादा हाइप क्रिएट करा हुआ है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, मैनेजेबल है, उनको हमें ज्यादा ना इंपॉर्टेंस देनी है, ना उनसे ज्यादा परेशान होना है। हमें इंपॉर्टेंस क्या देनी है, हमारा इलाज प्रॉपर हो, प्रॉपर चैनल से हो, प्रॉपर तरीके से हो। नहीं, हमारे इस पॉडकास्ट का जो मेन मोटिव है वो यही है कि गांव में टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर जो लोग बैठे हैं, उनके ये मिथ्स ब्रेक हों, जो उनके मन में ये भ्रांतियां हैं वो टूटे, और वो ऑन्कोलॉजिस्ट को रीच आउट कर पाए। आपका एक पॉइंट ये भी बताना चाहूंगा, इतने लोग ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट पे लेते हैं। डॉक्टर्स हैं, एक मेरे पास लास्ट वीक आया था, SMS का है, SMS का नहीं, CMO है, कहीं लगे हुए हैं। उनके फादर को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है एंड ही इज गोइंग एंड सर्चिंग सम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। और ऐसे मेरे पास एजुकेटेड एक अजमेर का बच्चा आया, ALL कैंसर था उसको, वो 15 दिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया कहीं उसने, उसके बाद हालत में आया कि उसकी किडनी का क्रिएटिनिन 7 था। तो लोग ऑल्टरनेटिव फॉर्म में जाते हैं ये सोच के कि इससे हमें साइड इफेक्ट नहीं होंगे, इससे हम क्योर हो जाएंगे। 1 लाख में कोई एक हो जाए तो पता नहीं, ज्यादातर केसेस, मेरे पास एक और केस आया ओवरी का लास्ट वीक ही, जो कहीं किशनगढ़ के आसपास के थे, उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, 2 साइकिल के बाद अच्छा रिस्पॉन्स था, आयुर्वेदिक लिया, किडनी डैमेज करके आए। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट आपको फर्क देगा नहीं देगा पता नहीं, दुष्प्रभाव देगा, क्योंकि वो साइंटिफिकली ड्रिवन नहीं है, रिसर्च बेस्ड मेथड नहीं है, उस पर ना जाओ आप। जो साइंटिफिक
साइंटिफिकली प्रूवन आपका जो रिसर्च बेस्ड है वो एलोपैथिक है, उस पर आप फोकस करो। कुछ साइड इफेक्ट होता है, टैकल करा जा सकता है, पर ये मिथ बाबा ये इन सब से हमें ऊपर उठना है, अवेयरनेस फैलानी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट पे जाना है। तो जो भी रिसर्च बेस्ड आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं या जिसको हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं, उस मेडिसिन के ऊपर एलोपैथी चलती है, और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिनके हमारे पास प्रॉपर फैक्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, डेटा हैं, उसी के बेसिस पे आप ट्रीटमेंट करते हो। तो आप आयुर्वेद की बजाय एलोपैथी को चुने, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर या बाबा की बजाय एक ऑन्कोलॉजिस्ट को चुने, तो शायद आपकी फैमिली और आपका जीवन बेहतर हो सकता है। ये सारे रियल एग्जांपल है और विद इन 1 मंथ के हैं सारे। ग्रेट। एक चीज जो गांव में ना बड़ी मतलब कुछ अभी लोगों में अवेयरनेस आने लगी है, बट ये भी एक भ्रांति है कि जैसे पहले HIV पेशेंट के साथ लोग खाना नहीं खाते थे, तो अभी ऐसा है कि जिसको कैंसर हो गया ना उसको बड़ा अलग सा कर देते हैं कि नहीं इसके बर्तन में खाना भी मत खाओ, इसके साथ भी मत रहो। तो उसकी वजह से ना साइकोलॉजिकली ज्यादा सफर करता है पेशेंट, और कहीं ना कहीं उन लोगों की मान्यता ये है कि ये किसी कम्युनिकेबल डिजीज की तरह है जो छूने से फैलती है। तो साथ में लोग खाना नहीं खा पाते हैं, वो अपने ही परिवार में अलग थलग महसूस करता है कैंसर वाला पेशेंट। तो इस भ्रांति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रश्न आपका। काफ़ी पेशेंट्स, उनके केयर गिवर खासकर, वो पूछते हैं इनको बच्चों के साथ खेलने दे सकते हैं क्या, बच्चे इनके पास आ सकते हैं क्या, हम इनके पास जा सकते हैं क्या, एक कमरे में रह सकते हैं क्या, ऐसे सवाल बहुत लोग पूछते हैं मुझसे। और मैं उनको यही कहता हूँ ये संक्रमित डिजीज़ नहीं है। आप एक थाली में खाइए, एक गिलास में पानी पीजिए, एक कमरे में आप रहिए, कोई आपको इससे आपको उनको जो बीमारी आपको नहीं होगी, उनका अलग रीज़न से हुई है, ऐसे नहीं फैलती है बीमारी। तो ये भ्रांति है कि ये बाकी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरह ये भी कम्युनिकेबल है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये संक्रमित रोग नहीं है, ये अलग कारणों से होता है, ये एक दूसरे से नहीं फैलता है, और हमें पेशेंट के साथ डिस्क्रिमिनेट कैंसर के बेसिस पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो कि होता भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द सोसाइटी इस बारे में अवगत है, फिर भी कई लोग पूछते हैं तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब कीमोथेरेपी चल रही होती है तो आप पेशेंट्स को न्यूट्रिशन के लिए क्या गाइड करते हैं? मतलब कैंसर की जो डाइट है वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, बिकॉज फूड इज द ओनली मेडिसिन जिसको हम बचपन से ले रहे हैं। तो यदि हम अब चलो जो भी रीजन रहा हो, कैंसर हो गया, बायोप्सी हो गई, हम कीमोथेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको धीरे धीरे वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। तो जो कीमोथेरेपी पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको डाइट में आप कौन सी चीजें अवॉइड करने को बोलते हो? शुगर, सॉल्ट, सैलेड जो भी है, या फिर कौन सी चीजें हैं जो आप उनको ज्यादा इंटेक करने के लिए बोलते हो? जैसे पानी आपने बताया, तो उसके बारे में बताओ कि जो एक पेशेंट कीमोथेरेपी पे है उसके लिए क्या कैंसर डाइट होनी चाहिए जनरल। पहली बात तो काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हेड एंड नेक कैंसर के और एक्टिव स्मोकर हैं, वो सिकाई ले रहे हैं, कीमो ले रहे हैं और वो स्मोक कर रहे हैं। तो हम उन्हें ये कहते हैं पहले तो ये बुरी आदतें अवॉइड करो जिससे आपको बीमारी हुई है। अगर आप एक्टिव स्मोक करोगे, इलाज लोगे, तो आपका इलाज काउंटर प्रोडक्टिव होगा, आपकी बीमारी और बढ़ेगी, इलाज फायदा भी नहीं देगा। पहली बात तो ये बुरी आदतें अवॉइड करनी चाहिए। सेकंड, घर का खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है। आपको होल ग्रेन, मल्टीग्रेन ये चीजें लेनी है, आपको वेजिटेबल्स देनी है, लेग्यूम्स देनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स, बेरीज, फ्रूट्स वगैरह ये ज्यादा इंटेक लेना है, जूस, पानी, लिक्विड ये सारा इंटेक करना है, जिससे आपका न्यूट्रिशन इंटेक बढ़े। आपको प्रोटीन बेस्ड, आपको मतलब प्रोटीन इंटेक आपका ज्यादा होना चाहिए। अगर आप खुद ले पाए सब्जियों से, दाल से, सोयाबीन, पनीर हो गया, रसगुल्ला हुआ, निचोड़ा हुआ, इन सब से आप प्रोटीन अपना इंटेक कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट भी देना पड़ेगा, पाउडर भी देना है। हमारी मतलब एडवाइस ये रहती है 1800 से 2000 किलो कैलोरीज का इंटेक रहे उनका। हम प्रॉपर डाइट चार्ट बना के देते हैं, उसको फॉलो करवाते हैं, और 100% डाइट आपकी घर की होनी चाहिए, बाहर का कुछ नहीं होना चाहिए। बाहर से ला के बना लो, बाहर का खाना कुछ नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन, एडल्ट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा है। ये कॉन्वर्सेशन कंप्लीटली बेस्ड था हमारे पेशेंट्स के लिए, और हमने मतलब कैंसर का एक वर्ल्ड वाइड क्या स्टेटिक्स है, कैसे शुरू होता है, क्या प्रिवेंशन है, क्या स्क्रीनिंग है, क्या डायग्नोसिस है, और क्या हम ट्रीटमेंट के दौरान साइड इफेक्ट और डाइट्स को कैसे मैनेज करते हैं। मैं आपसे एक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सवाल है बट मैं पूछना चाहूंगा कि 2050 तक जिस तरीके से ट्रेंड बढ़ रहा है, तो अगले 25 साल में कैंसर का ट्रेंड बढ़ेगा। लेकिन यदि हम इन स्क्रीनिंग को, अपनी लाइफस्टाइल को, और जो अभी नई मेडिकल इन्वेंशंस हो रही हैं, जैसे आपने
इम्यूनोथेरेपी बताई, टारगेटेड थेरेपी बताई, और जो हम एनजीएस वगैरह करते हैं डायग्नोसिस में, तो आपको क्या लगता है कि 25 साल में लगातार ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी एकदम पीक पे तो चल ही रहा है वर्ल्ड में, तो क्या अगले 15-20 साल में धीरे धीरे ग्राफ नीचे आ सकता है, या हम कैंसर के जो रिस्क फैक्टर और कैंसर का जो डिजीज बर्डन है उसको कम कर सकते हैं? मतलब डोंट ट्राई टू गिव एक्यूरेट आंसर, क्योंकि ये आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। वी आर जस्ट थिंकिंग ऑप्टिमिस्टिक। मेरे हिसाब से ऑप्टिमिस्टिक एंड बीइंग रियलिस्टिक एट द सेम टाइम ये जरूरत है। ऑप्टिमिस्टिक ये है कि बहुत एडवांसेस हो रहे हैं, Yes. काफी हमें नई पद्धति पता लगेगी, कॉन्कर हम कर पाएंगे मोस्ट ऑफ द इलाज जो अभी नहीं पॉसिबल है वो चाहे 25 साल में हो। एट द सेम टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रहे हैं, तो कैंसर आज जितने हैं 4 गुना कैंसर होने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक कि ग्राफ फ्लैट हो जाएगा, प्लेट्यू हो जाएगा, राइजिंग भी हो सकता है, प्लेट्यू भी हो जाए, किसको पता है। पर आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि अच्छे आउटकम होने चाहिए। लेट्स सी। जितने भी पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स या उनके रिलेटिव जो अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एक्टिवली कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनकी फैमिली वाले उनकी टेक केयर कर रहे हैं? तो फैमिली प्लस पेशेंट दोनों के लिए एक कंबाइंड मैसेज जो उनकी फैमिली और पर्सनल लाइफ दोनों को ज़्यादा बेहतर बनाए। मैं एक ही बात कहूंगा पेशेंट्स को, चाहे कुछ भी हो, कोई सी भी स्टेज हो, बी पॉजिटिव एंड बी होपफुल। आप पॉजिटिव रहेंगे, बहुत अच्छा होगा। दैट्स यस। सो यदि आपको कैंसर को कॉन्कर करना है, अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जीना है और कैंसर से फ्यूचर में बचना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज है अनजिपिंग डीएनए विद डे, एंड हु इज डे? I am your host, Dr. Arun Yogi, signing off. See you in the next episode. Thank you. थैंक यू।